अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफिलिक्स बाय हाशिम जिया। बेटा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम एनईटी यूनिवर्सिटी के तमाम एडमिशन के प्रोसीजर को, क्रिटिकलिटीज को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। मेरे पास काफी सारे बच्चों के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज की क्लास में तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि सर एनईटी का एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, सर इफ आई एम फ्रॉम द फेडरल बोर्ड और इफ आई हैव डन माय ए लेवल्स तो क्या मैं एनईटी में अप्लाई कर सकता हूँ, क्या सर मैं कराची बोर्ड का हूँ या मीरपुर खास बोर्ड का हूँ तो एनईटी के अंदर किस पैटर्न के ऊपर अप्लाई करेंगे, सर एनईटी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, या फिर एक मेजॉरिटी बच्चों का जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहा था, सर वो मेरी इंटर की परसेंटेज 70 है, 75 है, क्या मुझे एनईडी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल सकती है। या बहुत सारे बच्चों का एक और मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा था कि सर मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हमारा एनईडी में काउंट होगा कि सेकंड ईयर का रिजल्ट काउंट होगा, और सर एनईडी हमें किस बेसिस पे एडमिशन देगी, सर मैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर हूं कि एनईडी में मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। बहुत से बच्चों का सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर परेशान थे। और एक मेजरली क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों का था, सर एनईडी में स्कॉलरशिप होती है कि नहीं होती है, मेरिट फॉर्मूला क्या होता है, सर टेस्ट की डेट कब होगी, सर हमारे पास टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। तो इन तमाम बातों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपने खुद भी देखनी है, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोचिंग के, अपने कॉलेज के, और लाजमी तौर पे अपने स्कूल के ग्रुप्स के अंदर लाजमी शेयर करनी है। इससे पहले कि हम लोग आगे मूव करें, मैं आपको एनईटी यूनिवर्सिटी के बारे में चंद बेसिक बातें गाइड कर देता हूं कि क्या रीजन है कि एनईटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, क्या रीजन है कि एनईटी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नंबर 1 काउंट होती है। तो बेटा उसके पीछे लॉजिक ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां 24 करोड़ की आबादी है, वहां पे हमारे पास यूनिवर्सिटीज बहुत ही गिनी चुनी सी हैं, और उनमें से मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, जिनकी एवरेज एक साल की फीस 13 लाख रुपए, 14 लाख रुपए होती है। या फिर जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज जैसे नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, उनकी एक सेमेस्टर की फीस 2-2 लाख रुपए, 1,60,000, 1,50,000 रुपए होती है। वाइल ऑन दी अदर हैंड जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 टॉप की हैं, जिनमें से यूईटी एक आती है, एक एनईटी आती है और एक मेहरान आती है। ये 3 पाकिस्तान की बेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज काउंट होती हैं। इनमें से सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है एनईटी यूनिवर्सिटी, जो कि फाउंड हुई थी 1922 के अंदर बाय द ग्रेट सर नादिर एडल शाह डिनशो पाशा। यानी कि ये वो साहब थे जिन्होंने एनईडी यूनिवर्सिटी का आगाज किया था, नादिर शाह एडल शाह डिनशो साहब ने। इन साहब के नाम पे ही एनईडी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे ना एनईडी का मतलब क्या है, तो उसको बताइएगा कि एनईडी का मतलब क्या है, नादिर शाह एडल शाह डिनशो। ये एक पारसी साहब थे जिन्होंने 1922 में इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एनईडी की बुनियाद डाली थी, और उस वक्त से लेकर आज तक एनईडी ने लाखों इंजीनियर्स को ग्रेजुएट कराए। इसीलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर किसी यूनिवर्सिटी का एलुमनाई सिस्टम माना जाता है तो वो एनईडी का माना जाता है। एनईडी के बाद अगर किसी का माना जाता है तो वो यूईटी और आईबीए का माना जाता है, सिंस आईबीए वाज स्टार्टेड बैक इन 1950s व्हाइल यूईटी 1930s के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो पूरे पाकिस्तान में एलुमनाई सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किसका है, एनईडी का है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, लेट मी क्लैरिफाई। दुनिया का एलुमनाई होता क्या है, एलुमनाई कहते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर बंदा जब यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहा होता है वो स्टूडेंट होता है, मगर वंस ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी तो वो एलुमनाई बन जाता है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो जिसने उस स्कूल से, उस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करी है। एनईडी का एलुमनाई दुनिया के हर शहर में, दुनिया की हर फील्ड के अंदर, दुनिया के हर ऑफिस के अंदर, हर कॉर्पोरेट बड़े सेक्टर के अंदर आपको एनईडी का एलुमनाई मिलेगा, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर एनईडी क्यों पाकिस्तान के बच्चों के लिए आज भी नंबर 1 है, क्यों बहुत से मुतवस्सित तबके के लिए नंबर 1 है, उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। बेटा हर माँ बाप के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कि वो 14 लाख रुपए पूरे साल के अफोर्ड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसी यूनिवर्सिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं जहां पे एक साल की फीस 14 लाख रुपए होती है, 13 लाख रुपए होती है। जैसे लम्स है, आईबीए की एक सेमेस्टर की फीस 4.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए चल रही है। नस्ट की एक सेमेस्टर की फीस 1.5 लाख रुपए है, फास्ट की एक सेमेस्टर की फीस 1.5 लाख रुपए है। वाइल ऑन दी अदर हैंड एनईडी के एक सेमेस्टर की फीस 30,000 रुपए है, क्योंकि हर बच्चे के ऊपर एक स्पेशल ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये यूईटी हो गई, मेहरान हो गई, एनईडी जैसी यूनिवर्सिटीज हो गई, इनको स्पेशल ग्रांट देती है एचएससी की तरफ से, तो हर बच्चा स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल करता है। दैट्स द रीजन कि जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी होती है वहां पे कंपटीशन आपको ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू एनी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई आज भी कई मुतवस्सित तबके ऐसे होते हैं जिनका ख्वाब एनईडी यूनिवर्सिटी या मेहरान या यूईटी लाहौर होता है या यूईटी टेक्सला होता है, क्योंकि भाई उनके माँ बाप इतनी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके माँ बाप डिफरेंट इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन कि एनईडी आज भी पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब होती है। दिस वाज बेसिकली दी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एनईडी। वेल आई एम आल्सो प्रिविलेज्ड दैट आई वाज वंस द पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। I am a graduate of NED University Industrial Manufacturing Department. I have worked in multiple positions in different corporate sectors and globally as well as in Pakistan. So yeah, मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड भी है, खैर उसको कभी बाद में हम डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। कहने का मकसद ये कि ये छोटा सा जो है ना, ये एनईडी का हमारा मेन गेट होता है। और ये जो आपके सामने पिक्चर मैंने लगाई है, ये बड़ी ढूंढ के मैंने लगाई थी, आई गेस ये आपको नेट पे मिल भी जाएगी। ये एनईडी
के डीन डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के डीन बैठते हैं, बैक साइड पे मैकेनिकल के डीन का ऑफिस है, उसके साइड के ऊपर कंप्यूटर के डीन या फिर सिविल के डीन हमारे बैठ रहे होते हैं। सो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आता है, सर एनईडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो बेटा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो आ रहा है एनईडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखो जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है बेटा, ये क्या आ रहा है? एनईडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2024। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एनईडी के टेस्ट के अंदर अपियर होने के लिए क्या कंडीशंस हैं। देखो एनईडी के टेस्ट के अंदर अपियर होने के लिए आपकी मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए ना 55 चाहिए। मैं इस जुमले का मतलब बता देता हूं कि भाई जुमले का मतलब क्या है। देखो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एनईडी के अंदर दो तरह की फील्ड्स होती हैं। यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट द एनईडी यूनिवर्सिटी ना, तो एनईडी के अंदर दो तरह की फील्ड्स ऑफर होती हैं। एक होती है बीई की फील्ड, एक होती है बीएस की फील्ड। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, सर इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेटा देखो बीई स्टैंड फॉर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और बीएस स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ साइंस। तो अगर आप एनईडी के अंदर इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपकी मिनिमम ए लेवल्स के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर 60% होनी चाहिए। और अगर आप बीएस की किसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 55 होनी चाहिए। आसान तरीन भाषा में आपको बोलूं तो आपकी मिनिमम 55% या 55 इक्विवेलेंसी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फिल द फॉर्म ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी। अगर 55 से बिलो आपकी परसेंटेज होगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन फॉर्म ही कैंसिल हो जाएगा। ऑल्दो आपने पैसे भरे होंगे, पैसे भी रिफंड नहीं होंगे। अच्छा, अब बी और बीएस में डिफरेंट क्या होता है मैं बता देता हूं। देखो बी स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। जब आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करते हो ना, तो आपको पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल से वेरीफाइड इंजीनियर कहलाते हो। वाइल बीएस करने के बाद आप पीईसी से वेरीफाइड इंजीनियर नहीं होते, ऑल्दो सेम चीज ही होती है, मगर वेरीफाइड नहीं होते बस। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। एनईडी के अंदर कंप्यूटर की ऑल्दो तीन तरह की फील्ड्स हैं, मगर मैं दो फील्ड्स की बात कर लेता हूं। एनईडी में एक कंप्यूटर की फील्ड है सीआईएस और एक फील्ड है बीसीआईटी। ये दोनों कंप्यूटर की फील्ड है, मगर जो सीआईएस है ना, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहलाता है, और जो बीसीआईटी है ये बैचलर ऑफ साइंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। दोनों का कोर्स कंटेंट 99% सेम है, मगर एक है बीई की फील्ड, एक है बीएस की फील्ड। दोनों करने के बाद हम इंजीनियर बनोगे, मगर जो सीआईएस वाली फील्ड है इसमें आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वेरीफाई करता है, बीसीआईटी में आपको वेरीफाई नहीं करता। तो भैया पढ़ाई दोनों में सेम है, मगर डिफरेंस क्या होता है कि एक बीएस का प्रोग्राम है, एक बीई का प्रोग्राम है। दोनों के अंदर पढ़ाई सेम होती है, मगर डिफरेंस क्या होता है कि भाई एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से वेरीफाइड, एक नहीं। जैसे फास्ट है, फास्ट का कोई भी प्रोग्राम पीसी से वेरीफाइड नहीं है सिवाय आई गेस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के। सारे उनके प्रोग्राम बीएस हैं, बीएस डेटा साइंसेज, बीएस सीएस, तो उनका कोई भी प्रोग्राम पीसी से वेरीफाइड नहीं होगा। तो कहने का मकसद क्या है, एचईसी से वेरीफाई होना कंपलसरी होता है। एचईसी स्टैंड फॉर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिंस मैं खुद एक इंजीनियर हूं तो मैं आपको सारी बातें बहुत डिटेल में बता रहा हूं कि मुझे सारी बातों का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आइडिया होता है। आई होप यहां तक की बात तमाम बच्चों को क्लियर होगी। तो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या कहा कि देखो, इन ऑर्डर टू अप्लाई इन एनईडी यूनिवर्सिटी, एनईडी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, टेस्ट में अपियर होने के लिए आपकी इंटर के अंदर, आपकी ए लेवल्स के अंदर 55% मिनिमम होनी चाहिए। बेटा ये मिनिमम परसेंटेज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एडमिशन इससे कई गुना ज्यादा परसेंटेज से मिलेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये जो 55% है मिनिमम परसेंटेज है, यानी कि ये अप्लाई करने की, घर में घुसने की कंडीशन है। अब घर में घुसने को इजाजत कब मिलेगी? जब अच्छी परसेंटेज, अच्छा टेस्ट का स्कोर होगा। अभी मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मगर पहली चीज बस ध्यान में रखो कि भाई किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उसके लिए मिनिमम परसेंटेज 60 होती है, और किसी भी बीएस की फील्ड में अप्लाई करना है उसके लिए मिनिमम परसेंट 55 होती है। अच्छा, एनईडी के अंदर कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बेटा इधर यू आर, इफ यू आर फ्रॉम द प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आप प्री मेडिकल के हो, आप कंप्यूटर साइंस के हो, आप आर्ट्स ग्रुप के हो, आप कॉमर्स ग्रुप के हो, आप आपका इंटरमीडिएट कराची बोर्ड का है, मीरपुर खास बोर्ड का है, हैदराबाद बोर्ड का है, फेडरल बोर्ड का है, या ए लेवल्स बैकग्राउंड के हो, या फिर आप टेक्निकल डिप्लोमा करके आए हुए हो, आप अप्लाई कर सकते हो एनईडी में। एनईडी के अंदर हर तरह का बच्चा अप्लाई कर सकता है, उनकी रिस्पेक्टिव सीट्स की कैटेगरीज होती हैं। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग टू यू गाइस। पर एनईडी के अंदर एडमिशन मिलता कैसे है उस चीज को जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा देखो, एनईडी के अंदर एडमिशन ग्रांट कैसे होता है, सीट्स कैसे होती हैं। देखो याद रखिएगा, आप किसी भी पाकिस्तान के बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप एनईडी में अप्लाई कर सकते हो, मगर एनईडी में अप्लाई करने की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि आपके पास डोमिसाइल सिंध का अगर होगा तो आपको रेगुलर कैटेगरी के ऊपर सीट मिलेगी। एनईडी के अंदर बेसिकली तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक कहलाती है रेगुलर कैटेगरी, जिनकी सबसे ज्यादा सीट्स हैं। इसका रेगुलर कैटेगरी का मतलब ही होता है मेरिट के ऊपर सीट मिलना, यानी कि मेरिट के ऊपर सीट मिलना, पर सेमेस्टर की फीस सिर्फ 30,000 रुपए, 31,000 रुपए होगी। वाइल दूसरी कैटेगरी आती है सेल्फ फाइनेंस की, और तीसरी आती है स्पॉन्सर की। मैं इन दोनों चीजों को आगे चल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मगर ये चीज जहन में रखिएगा, आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑन द रेगुलर कैटेगरी। मगर साथ ही एनईडी के अंदर बोर्ड बहुत मैटर करता है, आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल एनईडी के अंदर तमाम बोर्ड्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कराची बोर्ड है, आपके पास डीएई यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा करा हुआ है सिंध टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, वो अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद बोर्ड के बच्चे, मीरपुर खास बोर्ड के बच्चे, सक्खर के बच्चे,
लाड़काना के बच्चे, नवाब शाह के बच्चे, फेडरल बोर्ड के बच्चे, आगा खान बोर्ड के बच्चे, ज़ियाउद्दीन बोर्ड के बच्चे, या फिर ए लेवल जिन्होंने करा हुआ है, या फॉरेनर्स जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या इनके अलावा जो डिफरेंट सूबों के नुमाइंदे बच्चे होते हैं वो भी एनईडी में अप्लाई कर सकते हैं। मगर दो चीजें हमेशा बड़ी मैटर करती हैं एनईडी के अंदर। जब आप फील्ड को सेलेक्ट कर रहे हो तो एट दैट टाइम आपकी सीट कैटेगरी बहुत मैटर करती है, और दूसरे नंबर के ऊपर डोमिसाइल का होना। एनईडी के अंदर जो मेजॉरिटी सीट्स एग्जिस्ट करती हैं वो सिंध के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए। सर एनईडी की एक्सपेक्टेड डेट क्या है इस दफा, यानी कि एनईडी का टेस्ट कब हो रहा होगा? देखो मेरा प्यारा बेटा, एनईडी के जो एडमिशन फॉर्म्स आएंगे, एनईडी के एडमिशन फॉर्म्स आपके पास आएंगे अप्रैल और मई के अंदर। यानी कि हमारे पास एनईडी के फॉर्म्स कब आ रहे होंगे? अप्रैल और मई के अंदर। तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, अदरवाइज आई विल बी शेयरिंग विद यू एज वेल। अच्छा, एनईडी के साल में दो दफा टेस्ट होते हैं, यानी कि एनईडी के दो दफा राउंड्स होते हैं, दो दफा टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट आपके पास होगा जून के अंदर, एक टेस्ट आपके पास होगा जुलाई एंड अगस्त के स्टार्ट के अंदर। पिछली दफा तक एनईडी का जो राउंड वन होता था वो जुलाई में होता था और राउंड टू अगस्त के एंड में होता था। इस दफा जो मेरी इनसाइड सोर्सेज हैं, दे आर क्लेमिंग कि एनईडी का जो टेस्ट होगा वो जून के मिड के अंदर, नहीं तो जून के स्टार्ट के अंदर हो रहा होगा। तो वो तमाम बच्चे जिन्होंने अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं करी एप्टीट्यूड की, तो बेटा काइंडली एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप आराम से घर पे बैठ के एनईडी की तैयारी कर सकते हैं। मैं इसी लेक्चर के अंदर आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि आपने किस तरीके से एनईडी की तैयारी घर पे बैठ के आराम से करनी है, सही है ना? तो बहरहाल एनईडी का जो पहला राउंड होगा वो जून के अंदर होगा, और दूसरा राउंड जुलाई के एंड नहीं तो अगस्त के स्टार्ट के अंदर हो रहा होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनईडी के आप दोनों राउंड्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, आपका बेस्ट ऑफ टू रिजल्ट काउंट होता है। इसका मतलब क्या है कि देखो, जब बच्चा टेस्ट नंबर वन जाके अटेम्प्ट करता है, एनईडी का राउंड वन अटेम्प्ट करता है, तो आपके पोर्टल के ऊपर सिर्फ मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि मेरिट लिस्ट नहीं आती हर राउंड के बाद। होता क्या है, जब आप पहला राउंड जाके बच्चा अटेम्प्ट करता है ना, राउंड वन का टेस्ट अटेम्प्ट करता है, तो उसके पोर्टल जो उसका एडमिशन पोर्टल होता है उस पे उस राउंड के नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि आपने टेस्ट में कितने नंबर स्कोर करें वो नंबर्स आपको पता चल जाएंगे। सिमिलरली राउंड टू के बाद आपको आपके उस टेस्ट के नंबर पता चल जाएंगे, और जब ये दोनों टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद एनईडी फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करता है, और बेस्ट ऑफ टू रिजल्ट काउंट होता है। बेस्ट ऑफ टू रिजल्ट का मतलब ये है कि लेट सपोज एक बच्चा है जिसने राउंड वन में 70 मार्क्स स्कोर करे थे, तो बेटा बेस्ट ऑफ टू मार्क्स का देखो मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने राउंड वन के अंदर 70 मार्क्स स्कोर करे थे और राउंड टू के अंदर उसने 85 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो यानी कि राउंड वन में अगर एक बच्चे ने 70 मार्क्स स्कोर लिखे हैं और राउंड टू में 85, तो देखो बेस्ट ऑफ टू का मतलब ये है कि उसके हाईएस्ट वाले मार्क्स काउंट होंगे। सिमिलरली वाइस वर्सा, एक स्टूडेंट है जिसने लेट सपोज राउंड वन में 80 मार्क्स स्कोर करे और राउंड टू में किसी वजह से उसके मार्क्स कम हो गए, तो बेस्ट ऑफ टू मार्क्स काउंट होते हैं। तो इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि बेटा देखो, आपने दोनों राउंड्स को अटेम्प्ट करना है। वो क्या है कि भाई, राउंड वन के जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप फिल करोगे ना, तो सबसे पहले आपके पास राउंड वन की रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ऑप्शन होगा राउंड वन में अपेयर होने का। तो राउंड वन की जो फीस होती है ये अराउंड 6,000 के करीब होती है, और वो तमाम बच्चे जो राउंड वन की फीस भर देते हैं फिर राउंड वन में अपेयर होते हैं, तो उसी पोर्टल के ऊपर फिर राउंड टू का ऑप्शन आता है। तो राउंड टू की उन्हें सिर्फ 2,000 के करीब फीस देनी होती है, यानी कि दोनों राउंड की इंडिविजुअल फीस होती है, बेस्ट ऑफ टू स्कोर काउंट होगा। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि बेटा आपने दोनों राउंड्स में अपेयर होना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, अगर आप एक नंबर भी अपने राउंड टू में इंप्रूव कर रहे हो तो इसका मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। क्योंकि बेटा एनईडी कराची की वाहिद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, सिंध भर से बच्चा अप्लाई करता है, हजारों की तादाद में बच्चा होता है, तो एक एक नंबर के ऊपर 40-40 बच्चा बैठा हुआ होता है, तो आपका एक परसेंटेज, आपका एक नंबर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन बच्चों के जहनों में आता है, सर किस तरीके से टेस्ट होता है और सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो बेटा रिमेंबर दिस थिंग, जो एनईडी का टेस्ट होता है एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है, यानी कि 2 घंटे का टेस्ट होता है। इसका टाइमिंग क्या होती है? 2 आवर्स के टेस्ट होते हैं, और टेस्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, प्री इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी, मैथ्स पढ़ी थी और फिजिक्स पढ़ी थी, तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स भी यही होंगे, फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, केमिस्ट्री होगी और इंग्लिश होगी। 25 मार्क्स फॉर ईच एमसीक्यूज एंड टोटल यू विल बी गिविंग द टाइम ऑफ 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। कैलकुलेटर अलाउ होता है। एनईडी पाकिस्तान की सेकंड वाहिद यूनिवर्सिटी है, एक प्याज है और एक एनईडी है जहां पे कैलकुलेटर अलाउ होता है, वरना कहीं पे भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे होते हैं, जनरल साइंस के जो बच्चे होते हैं, उनके टेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स होगा उनके टेस्ट में मैथ्स होगा, उनके टेस्ट में कंप्यूटर होगा और इंग्लिश होगा। एक चीज, एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है या कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, तो मेरे टेस्ट के अंदर कंप्यूटर आएगा कि केमिस्ट्री आएगा? देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ना, वो आपके इंटर या ए लेवल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपने अपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी है, तो बेटा आपके टेस्ट का सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री होगा, और अगर आपने अपने इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ा है, तो आपके टेस्ट का सब्जेक्ट भी कंप्यूटर होगा। रिमेंबर दिस वर्ड। अच्छा, और वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर प्री मेडिकल ली हुई थी, तो उनके टेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स होती है, बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री होती है और इंग्लिश होती है। सिमिलरली वो तमाम बच्चे जो स्टैटिस्टिक्स के बच्चे होते हैं, तो उनके सब्जेक्ट में फिजिक्स के बजाय पे स्टैट्स का पोर्शन होता है, मैथ्स होती है, केमिस्ट्री और इंग्लिश होती है, या फिर अगर केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर होगी, सही है ना? अच्छा, कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं उनके सब्जेक्ट्स आपके पास आ रहे होते हैं सिंपल तरीके से, जिसमें अकाउंट्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, बेसिक मैथ्स होगी और इंग्लिश होगी। तो भैया कॉमर्स के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स की पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो अगर किसी भी कॉमर्स के बच्चे को भी गाइडेंस चाहिए हो तो जस्ट दे कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, तो मैं उसको भी बहुत तरीके से गाइड कर रहा हूँ। तो कॉमर्स के बच्चों के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर आपके पास स्टैट्स होगा, आपके पास इकोनॉमिक्स होगा, आपके पास बेसिक मैथ्स होगी एंड आपके पास अकाउंट्स और इंग्लिश होगा। सिमिलरली आर्ट्स का बच्चा भी एनईटी के अंदर अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो तमाम बच्चा जिसने आर्ट्स के ग्रुप से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करा है, उसकी भी एनईटी के अंदर सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो उनके टेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश होता है और बाकी उनके 3 इंटरमीडिएट से मिक्स पेपर उनका आ रहा होता है। तो बेटा देखो, एनईटी के अंदर मेरिट फॉर्मूला क्या होता है? एनईटी का मेरिट फॉर्मूला होता है 50% एंट्री टेस्ट प्लस 50% इंटरमीडिएट ए लेवल्स का रिजल्ट। अब बहुत सारे बच्चों के जहनों में डिफरेंट क्वेश्चंस थे कि सर क्या हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा कि हमारा सेकंड ईयर का रिजल्ट काउंट होगा? सर कैसे पता चलेगा हम कौन से रिजल्ट को एलिजिबल हो रहे हैं? देखो, लेट सपोज एक स्टूडेंट है जिसने इंटर के अंदर 80% मार्क्स स्कोर करे हैं और उसके टेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल 60% 60 नंबर्स आते हैं। तो देखो उसका मेरिट क्या बनेगा? एनईटी के अंदर जो फील्ड आपको मिलती है ना, वो आपके मेरिट स्कोर पे मिलेगी। इधर आप रेगुलर के ऊपर कोई सीट को उठा रहे हो, या आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर, या आप स्पॉन्सर की कैटेगरी के ऊपर कोई भी सीट को ले रहे हो, तो एनईटी के अंदर आपको जो भी सीट मिलेगी वो आपके मेरिट फॉर्मूले पे मिलती है। और मेरिट फॉर्मूला एनईटी का क्या होता है कि 50% एंट्री टेस्ट है, 50% इंटरमीडिएट या ए लेवल्स है। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज एक स्टूडेंट है जिसकी ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी 80 है, या उसकी इंटरमीडिएट की नंबर्स 80 हैं और उसके टेस्ट के नंबर कितने हैं? 60 हैं। तो भाई उसका मेरिट स्कोर कैसे बनेगा? देखो मेरिट कैसे निकाला जाएगा, आप सिंपल तरीके से 80 को मल्टीप्लाई करवा दो 0.5 से, प्लस का साइन लगाओ, और 60 को भी मल्टीप्लाई करवा दो 0.5 से। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा। और 60 को जब मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 30 बन जाएगा। तो 40 प्लस 30 का मतलब क्या है? 70। यानी कि उस बच्चे का मेरिट स्कोर क्या है? 70। उसको 70 के हिसाब से कोई भी फील्ड मिलेगी। इसके दो फायदे हैं। एक, इसका फायदा तो ये कि जिस बच्चे की इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर नंबर्स कम है ना, अगर वो टेस्ट में देखो अच्छा परफॉर्म कर लेगा, यानी कि लेट सपोज, देखो जरा गौर से बात समझो, अगर एक बच्चे के लेट सपोज इंटर के अंदर 60% है मगर टेस्ट में 80 नंबर लेकर आ जाता है, तो उसकी इक्विवेलेंसी क्या बन गई? 70 बन गई। उसका मेरिट क्या बन गया? 70 बन गया। यानी कि देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का बहुत फायदा है। इस फॉर्मूले का फायदा ये है कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर या आपकी सेकंड ईयर के अंदर या आपकी ए लेवल्स के अंदर अगर परसेंटेज कम है, मगर अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो ये मेरिट आपका ज्यादा बनेगा। और वाइस वर्सा, अगर आपने टेस्ट को खराब परफॉर्म कर दिया तो आपके मेरिट बहुत ज्यादा खराब बनेगा। और खराब मेरिट का मतलब ये कि एनईडी में आपको कोई सीट ऑफर नहीं हो रही होगी। उसके पीछे रीजन ये कि बेटा एनईडी के अंदर एक एक परसेंटेज के ऊपर बेतहाशा बच्चा बैठा हुआ होता है। तो बेटा कहने का मकसद क्या है कि एनईडी के अंदर बेतहाशा आपको कंपटीशन मिलेगा, तो आपका एक एक नंबर बहुत ज्यादा कीमती है, आपका एक एक परसेंटेज बेतहाशा कीमती है आपके पेपर के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि एक एक परसेंटेज जो आप ले रहे हो बड़ा कीमती होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा कि हमारा सेकंड ईयर का रिजल्ट काउंट होगा? या फिर ए लेवल्स वाले बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर अभी तो हम ए टू के पेपर्स में अपेयर होंगे, तो क्या सर हमारा ए वन का रिजल्ट काउंट हो जाएगा या फिर हमारा ओ लेवल्स का रिजल्ट काउंट होगा? तो लेट मी एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग कि बेटा देखो, वो तमाम बच्चे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी मौजूद हैं, भाई वो तमाम बच्चे जो अभी सेकंड ईयर के पेपर्स में अपेयर होंगे, वो जो बच्चे भी सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, तो उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होता है। आसान तरीन भाषा में, आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे ना, आपका लेटेस्ट रिजल्ट काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे भी सेकंड ईयर के अंदर है, उनका लेटेस्ट रिजल्ट जो आया हुआ है वो फर्स्ट ईयर काउंट होता है। एनईडी में मैट्रिक के रिजल्ट का कोई काम नहीं होता। तो भैया अगर आप सेकंड ईयर में भी बैठे हुए हो, आप सेकंड ईयर के पेपर्स दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है सेकंड ईयर का रिजल्ट आपका नवंबर में जाके आएगा। तो आपका लेटेस्ट रिजल्ट कौन सा है? फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट हो रहा होगा। और वो तमाम बच्चे जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो भैया उनका कंबाइंड रिजल्ट काउंट होगा। एक तो कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे, सर मैं फर्स्ट ईयर का अकेला रिजल्ट डाल दूं, सेकंड ईयर का अकेला रिजल्ट डाल दूं? बेटा अगर आप फ्रॉड करोगे तो आप पहली मरहले में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। कहने का मकसद ये है, कि देखो आपका जो भी लेटेस्ट रिजल्ट होता है हमेशा वो काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आपकी जो कंबाइंड मार्कशीट होगी ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली, दुनिया भर में हर जगह वो यूज होती है, कंप्लीट इंटरमीडिएट का रिजल्ट होता है, एचएससी रिजल्ट कहलाता है। सिमिलरली जो बच्चे भी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, ए लेवल्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका ओ लेवल्स का रिजल्ट काउंट किया जाएगा। उनका ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी के ऊपर एडमिशन मिल रहा होगा। तो मेरिट फॉर्मूला एनईडी का बहुत सिंपल है, मगर बच्चे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि भाई देखो 50% एंट्री टेस्ट का वेटेज है, 50% आपके इंटरमीडिएट या ए लेवल्स ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी है। यानी कि अगर ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आया हुआ, देन आपका ओ लेवल्स काउंट हो रहा होगा। अच्छा, और जब बाद में रिजल्ट आएगा, तो अगर आप इंजीनियरिंग
फील्ड में हो तो आपको एटलीस्ट 60% शो करनी होगी। ऐसा नहीं कि 60 बिलो आएगा तो आप बोलो सर एडमिशन तो मेरा रहेगा नहीं रहेगा, तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर आपको फर्स्ट ईयर की बेसिस पे एनईडी में एडमिशन मिल भी जाता है और नवंबर नवंबर में जाके आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आता है और किसी बच्चे की कोई सप्ली आई हुई है, किसी बच्चे के रिजल्ट 60 से कम आ जाता है और वो इंजीनियरिंग फील्ड में बैठा हुआ है, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके पैसे वैसे रिटर्न जो भी बनेंगे पैसे काट के बाकी रिटर्न कर दिए जाएंगे और उसको डिस्क्वालीफाई करके निकाल दिया जाएगा। सही है ना? अगर आप यहाँ पे अब लास्ट लाइन को पढ़ो, जो मैंने लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। इसका मतलब क्या है? प्लीज नोट दैट आपको एनईडी के अंदर किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना है, किसी भी कैटेगरी में एडमिशन लेना है, तो याद रखिएगा आपको एनईडी का टेस्ट लाजमी क्लियर करना है। और एनईडी के टेस्ट का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है 50 मार्क्स है। यानी कि आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स लेने ही लेने एनईडी के टेस्ट के अंदर इन ऑर्डर टू गेन एन एडमिशन। अच्छा, अब एक और चीज कि सर एनईडी की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है फील्ड्स की? देखो एनईडी में तीन तरह की कैटेगरीज होती है सीट्स की। एक कैटेगरी कहलाती है रेगुलर सीट्स कैटेगरी, एक कैटेगरी कहलाती है सेल्फ फाइनेंस की, और एक कहलाती है स्पॉन्सर। इनके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, रेगुलर कैटेगरी का मतलब ये होता है मेरिट की कैटेगरी। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी अच्छी परसेंटेज है, आप सिंपल मेरिट पे एडमिशन लेना चाहते हो, आपके रेगुलर कैटेगरी के ऊपर सिंपल फील्ड को और पर्टिकुलरली फॉर्म को फिल कर रहे होगे। तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होगे ना, आप R1A या R2A या R3A, जो भी आर वाली कैटेगरी होगी ना, ये रेगुलर की कैटेगरी होती है, आप उसके ऊपर अपने फॉर्म को फिल कर दोगे। मैं भी आगे चल के सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखा रहा हूँ। तो भैया रेगुलर कैटेगरी पे होता यह है कि फॉर्म फिल करते हुए आपको सिर्फ फॉर्म की फीस पे करनी होगी, जो कि 6,000 6,500 के दरमियान होती है। वाइल सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी क्या होती है, जरा बात समझिएगा। लेट सपोज आप टेस्ट को क्लियर कर लेते हो, और टेस्ट को क्लियर करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपका जो मेरिट बनता है एनईडी के अंदर, आपका मेरिट आता है 80 का। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका एनईडी के अंदर मेरिट आता है 80 का, और आपको जाना था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिस परसेंटेज पे क्लोज हुई है, फॉर एग्जांपल वो 84 है, तो जाहिर सी बात है अब आपका जो मेरिट है वो 80 है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 84 पे क्लोज हुई है, तो इसका मतलब रेगुलर के ऊपर तो आपको ये नहीं मिल सकती। आपको कोई और फील्ड मिल जाएगी, आपको डेटा साइंसेस मिल जाएगी, आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा, जो भी आपको मिलना था मिल जाएगा। सही है ना? मगर आपकी परसेंटेज क्या थी? 80 थी। मगर लेट सपोज आपने ना सिर्फ रेगुलर कैटेगरी पे फॉर्म फिल किया हुआ था, बल्कि सेल्फ फाइनेंस में भी फिल किया हुआ था। अब सेल्फ फाइनेंस में होता यह है कि तमाम फील्ड्स जो कम मेरिट के बच्चे होते हैं ना, उनको भी मिल जाती है, मगर एनईटी उसके पैसे चार्ज करता है। यानी कि भैया सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अगर आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो आपको फॉर्म फिल करते हुए ना सिर्फ आपको फॉर्म की फीस 6,000 रुपए देनी है, बल्कि साथ साथ सेल्फ फाइनेंस की फीस होती है 8.5 लाख, यानी कि 8,30,000 रुपए आपको ये भी पैसे एनईडी के अकाउंट में जमा करवाने होंगे। और कल को इधर आपका टेस्ट फेल हो जाए तो एनईडी आपके पैसे वापस कर देगा, और आपका टेस्ट फेल नहीं होता, आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, अच्छा मेरिट बन जाता है, और आपको फील्ड ले लेते हो तो वो पैसे एनईडी ले लेगा। और अगर आप फील्ड नहीं लेते, एडमिशन विड्रॉ कर देते हो, तब भी एनईडी आपको आपके पैसे वापस कर देगा सारे के सारे। तो सेल्फ फाइनेंस जो होता है ना, ये बेसिकली कैटेगरी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर एक फील्ड ज्यादा मेरिट के ऊपर क्लोज हो रही है, तो सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर के ऊपर वो कम मेरिट पे बच्चे को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल सेल्फ फाइनेंस के ऊपर सॉफ्टवेयर क्लोज हो रही होगी 76 के ऊपर, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सेल्फ फाइनेंस के ऊपर सॉफ्टवेयर किस पे क्लोज होगी? 76 के ऊपर। यानी कि लेट सपोज अगर आपकी परसेंटेज 80 थी, आपकी इक्विवेलेंसी, आपका मेरिट स्कोर 80 था, मगर 80 के ऊपर आपको रेगुलर कैटेगरी के ऊपर सॉफ्टवेयर नहीं मिल सकती थी, बट अगर आपने सेल्फ फाइनेंस भरा हुआ होगा तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है उसके ऊपर सेल्फ फाइनेंस की सीट्स अवेलेबल होंगी। मगर सेल्फ फाइनेंस में ड्रॉबैक क्या होता है? आपको अपने माँ बाप के 8.5 लाख रुपए एनईडी को देने होंगे। अगर आपको फील्ड मिल जाएगी तो 8.5 लाख रुपए एनईडी ले लेगा। याद रखिएगा, ये सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की फीस है। इसके बाद एडमिशन फीस और बाकी जो आपके सेमेस्टर की फीसेस होंगी, वो नॉर्मल बच्चों की तरह 30,000 रुपए, या जो भी एडमिशन फीस होती है 70,000 रुपीज, वो आपको नॉर्मल बच्चों की तरह पे करनी है। अच्छा, फिर तीसरी कैटेगरी आती है एनईडी में, स्पॉन्सर की कैटेगरी। स्पॉन्सर कैटेगरी क्या होती है बेटा? स्पॉन्सर कैटेगरी के अंदर जो एडमिशन सीट होती है 11 लाख रुपए की होती है। यानी कि इसके अंदर देखो होता क्या है कि लेट सपोज अगर सॉफ्टवेयर की फील्ड सेल्फ फाइनेंस के ऊपर 76 पे क्लोज हो रही है, तो लेट सपोज स्पॉन्सर के ऊपर 70 पे होगी। अब एक बच्चा है जिसका फॉर एग्जांपल इंटर के अंदर जिसका जिसका जो मेरिट बना है ना एनईडी के अंदर, उसका मेरिट बना 75, उसने रेगुलर कैटेगरी पे अप्लाई किया हुआ था। अब रेगुलर के ऊपर तो सॉफ्टवेयर भी नहीं मिलेगी, और हो सकता है बहुत सारी अच्छी फील्ड और भी निकल जाए। तो भैया उसने अगर स्पॉन्सर भरा हुआ होगा ना, स्पॉन्सर की कैटेगरी फिल करी हुई होगी, उसके माँ बाप ने अगर 11 लाख रुपए दिए हुए होंगे, तो उसका होगा क्या कि भाई उसको स्पॉन्सर की कैटेगरी के ऊपर कोई अच्छी फील्ड मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी, सारी फील्ड्स अवेलेबल होती है स्पॉन्सर के ऊपर,
क्योंकि भाई 11 लाख रुपए कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं, हर एक अफोर्ड नहीं कर पाता, नॉर्मल सी बात है। तो भाई ये सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर की जो दो कैटेगरीज होती है ना, इनके ऊपर जो नॉर्मल कैटेगरी के ऊपर एक परसेंटेज होती है, उससे कम परसेंटेज के ऊपर पर्टिकुलरली इन फील्ड्स, इन कैटेगरीज के ऊपर फील्ड्स अवेलेबल होती हैं। मगर इनका ड्रॉबैक क्या है? इनका ड्रॉबैक ये होता है कि बेटा इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर आपको, जैसे सेल्फ फाइनेंस की फीस है 8.5 लाख रुपए, ये फीस आपको टेस्ट का जब फॉर्म फिल कर रहे हो ना, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, यानी कि टेस्ट से भी पहले, टेस्ट से पहले फॉर्म फिल करते हुए ये एनईडी के अकाउंट में आपको डिपॉजिट करवाने हैं, और ये पैसे फिर आपको 3-4 महीने के बाद मिलेंगे। अगर तो आपने एडमिशन विड्रॉ करवा दिया, या आपने फील्ड नहीं सेलेक्ट करी, या आप एडमिशन टेस्ट फेल कर गए, तो फिर ये आपको 3-4 महीने के बाद ये आपको पैसे वापस मिलते हैं। और अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया और आपने सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर के ऊपर फील्ड को उठा लिया, तो ये पैसे एनईडी ले लेगा, और उसके बाद एडमिशन फीस और सेमेस्टर फीस अलग होगी, मैं अगेन बता रहा हूं, वो अलग होती है। तो ये बेसिकली 3 तरह की एनईडी में कैटेगरीज ऑफ फील्ड होती हैं। मगर मैंने ये जुमला जो लिखा था, जुमले की वजह से मैंने पूरी बात समझाई कि देखो, आपको हर हालत के अंदर टेस्ट लाजमी पास करना है। कुछ बच्चे समझते हैं कि भाई अगर मैंने अपने अब्बा के स्पॉन्सर के ऊपर 11 लाख रुपए दे दिए, तो सर इसका मतलब ये होगा कि मुझे हर सूरत के अंदर एडमिशन मिलेगा। नहीं मेरा बेटा, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि बेटा अगर आपके वालिद 11 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, तो कराची में ऐसे बेतहाशा बच्चे होंगे इनके वालिद 11 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके वालिद सेल्फ फाइनेंस की फीस भर सकते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे बेतहाशा पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों की ख्वाहिश के आगे उनके लिए 8.5 लाख रुपए इजीली भर सकते होंगे। तो भैया टेस्ट हर सूरत में क्लियर करना है, और टेस्ट में अच्छे नंबर भी स्कोर करने हैं। अगर टेस्ट में अच्छे नंबर स्कोर नहीं करोगे, तो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। ये चीज जहन में रखिएगा, ये बात मैं बार बार बता रहा हूं। एनईडी इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। कंपटीशन बेतहाशा होता है, तो जो ये रेगुलर कैटेगरी पे तो कंपटीशन होता ही होता है, सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर के ऊपर भी हजारों बच्चा बैठा हुआ होता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई अगर तुम्हारे अम्मा अब्बा के पास 8.5 लाख रुपए हैं, तो बेटा दूसरे के अम्मा अब्बा के पास भी 8.5 लाख रुपए हैं, वो भी अपने बच्चे के ऊपर पैसा लगाने को तैयार खड़े हुए हैं। तो ये चीज जहन में रखिएगा, रिजल्ट काउंट हमेशा होगा। आपका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो हमेशा मैटर करेगा। टेस्ट में, एंटी टेस्ट में जितने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे आपका फायदा है। अच्छा, एक चीज और जुमला मुझसे बच्चा कहता है कि सर इंटर में 76 परसेंटेज है, क्या रेगुलर कैटेगरी के ऊपर सॉफ्टवेयर मिल जाएगी? बेटा बिल्कुल मिल सकती है। अगर तुम्हारे इंटर के अंदर 70 प्लस परसेंटेज है, 75 प्लस प्लस परसेंटेज है, अगर आपकी इंटर में 75 प्लस परसेंटेज है, तो याद रखिएगा आपको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। टेस्ट में आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको आराम से फील्ड मिलेगी रेगुलर कैटेगरी के ऊपर। और अगर आप समझते हो, आप डाउटफुल हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आप बिल्कुल सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर पे अप्लाई करो। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एनईडी की फीस क्या होती है, कैटेगरीज क्या होती है। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस थिंग कि बेटा देखो, एनईडी में 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी कराती है रेगुलर की, एक कराती है सेल्फ फाइनेंस की, और एक कहलाती है हमारे पास स्पॉन्सर की। इसका मतलब क्या होता है? देखो, रेगुलर के ऊपर जो बच्चा अप्लाई कर रहा होता है, वो सिर्फ टेस्ट की फीस पे करेगा स्टार्टिंग के अंदर, वो सिर्फ एडमिशन टेस्ट की फीस पे करता है, यानी कि 6,000 6,500 रुपए राउंड 1 की फीस होगी। राउंड 2 भी अगर अप्लाई करोगे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वाइल सेल्फ फाइनेंस पे अगर एक बच्चा अप्लाई कर रहा है, इधर राउंड 1 से पहले सेल्फ अप्लाई कर रहा है, राउंड 2 से पहले सेल्फ अप्लाई कर रहा है, तो उसको सेल्फ की फीस अलग देनी होगी और टेस्ट की फीस अलग देनी होगी, जो कि तकरीबन तकरीबन 8.5 लाख रुपए बनता है, यानी कि 8,30,000 रुपए। तो पूरा पूरा बता रहा हूं मैं आपको, सही है ना? तो इसके अंदर आपकी पर्टिकुलरली टेस्ट की फीस भी इंक्लूड होगी, और इसके अंदर सेल्फ फाइनेंस की फीस भी इंक्लूड है। सेल्फ फाइनेंस एक ही दफा अप्लाई होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, लेट सपोज कुछ पेरेंट्स होते हैं जो स्पॉन्सर और सेल्फ दोनों पे अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। तो बेटा स्पॉन्सर की जो फीस है ना, स्पॉन्सर की फीस तकरीबन 11 लाख रुपए होती है। तकरीबन 10,90,000, 10,80,000 रुपए के अराउंड है, तो तकरीबन 11 लाख रुपए बन जाते हैं। तो जो बच्चे स्पॉन्सर पे अप्लाई करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली सेल्फ के ऊपर वैसे एलिजिबल होते हैं, क्योंकि देखो सेल्फ की फीस 8,30,000 है। तो जो बच्चे सेल्फ के स्पॉन्सर पे अप्लाई करते हैं, तो साथ में सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी टिक कर देते हैं। उससे फायदा ये होता है कि भाई स्पॉन्सर के जब आपने 11 लाख 10.5 लाख रुपए पे करे ना, तो उसके अंदर सेल्फ फाइनेंस ऑलरेडी इंक्लूड हुआ हुआ है। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर आपको दोनों राउंड्स के लिए दोबारा से 8.5 लाख रुपए देने नहीं होंगे। आपके जो भाई एक ही दफा पैसे देने होते हैं सेल्फ फाइनेंस के या स्पॉन्सर के, 8.5 लाख रुपए, 10.5 लाख रुपए आपको एक ही दफा देने हैं। एक ही दफा आप दे दोगे और ये एनईडी के पास सेव हो जाएंगे। अब आप अगर टेस्ट को फेल करते हो, टेस्ट को पास करते हो, उसके हिसाब से पैसों पे डिपेंड करता है। या अगर तो आप एनईडी में एडमिशन लोगे सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी के ऊपर, उसी सूरत में एनईडी इन पैसों को अपने पास रखेगा, अदरवाइज आप एनईडी से वापस मांग लोगे, एनईडी आपको वापस दे देगा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे सेल्फ के ऊपर फॉर्म को फिल करते हैं, मगर जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पे जाकर रेगुलर की कैटेगरी के ऊपर फील्ड ले लेते हैं। तो उस सूरत में भी एनईडी आपको आपके पैसे रिटर्न कर देगा। आपकी चॉइस होती है। आप एनईडी के एडमिशन डिपार्टमेंट के बाद जब जाते हो, इंटरव्यू में जब जाते हो, आप इधर रेगुलर को सेलेक्ट करो, आप सेल्फ पे सीट लो या स्पॉन्सर पे सीट लो। बताने का मकसद क्या है कि देखो, एनईडी की जो फीस है ना, वो तकरीबन 35,000 रुपीज है तमाम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर। और जो बीएस डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तकरीबन फीस है 40,000 रुपए। बीएस डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो बैचलर ऑफ साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, आप इधर रेगुलर कैटेगरी पे अप्लाई करो, सेल्फ फाइनेंस पे करो या स्पॉन्सर पे करो, हर बच्चे को सेमेस्टर की फीस लाजमी देनी है। कुछ बच्चे समझते हैं कि सर अगर सेल्फ या स्पॉन्सर पे अप्लाई कर दिया तो क्या मुझे बाद में सेमेस्टर की फीस तो नहीं देनी होगी ना? नहीं मेरा बेटा, इतने उसमें ख्वाब में मत रहिएगा। आपने अगर सेल्फ या स्पॉन्सर पे अप्लाई किया, स्टिल आपको जो है ना सेमेस्टर की फीस देनी है, जो 40,000 रुपए तकरीबन बनती है, 35,000 रुपए बनती है बी के ऊपर, ये तकरीबन 30,000 रुपए। मैं स्कॉलरशिप के ऊपर भी आऊंगा, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है एनईडी के अंदर। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर, जो बच्चा एडमिशन टेस्ट जब आप क्लियर कर लेते हो, जब कल को आप एडमिशन लेने की बारी आएगी, तो एनईडी के एडमिशन की जो फीस होती है तकरीबन 85,000 रुपीज है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी शामिल है। अब हो सकता है कि बच्चा बोले सर ये तो इतनी सारी फीसेज हैं, आपने तो कहा था सबसे ज्यादा मुतवससित तबके के लिए एनईडी यूनिवर्सिटी है। तो बेटा ये पूरे पाकिस्तान की सबसे लोएस्ट फीस है एनईडी यूनिवर्सिटी की। अगर मैं आपको फास्ट की या नस्ट की फीसेस का आइडिया दे दूं तो बेटा 2.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए की एडमिशन फीसेस हैं। तो एनईडी की फीस सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट है। इसके ऊपर भी बच्चों को इंस्टॉलमेंट दे दी जाती है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा कोई उसके परेशानी के हालात हैं, इसके ऊपर भी बच्चों को इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो एनईडी की जो एडमिशन फीस है वो 85,000 रुपीज के अराउंड है, और ये फीस आपको एडमिशन डे के ऊपर देनी होती है, मगर उससे पहले टेस्ट वगैरह क्लियर करने के बाद। जाहिर सी बात है ना, मैं बात की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये सारी बातें देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि सेमेस्टर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी की फीस कितनी है, तकरीबन 8.5 लाख रुपए मैंने आपको बताई है। ये मैंने पहले के नोट्स बनाए हुए, तो 8 लाख रुपए मैंने लिखी हुई है। आप अंदाजा लगा लें कि 8 से 8.5 लाख के दरमियान वेरी कर रही होगी। स्पॉन्सर की फीस 10 से 11 लाख के दरमियान वेरी कर रही होती है। अच्छा, ये चीज जहन में रखिएगा, आपको किसी भी फील्ड में अप्लाई करना है, किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना है, आपको एटलीस्ट टेस्ट को पास करना पड़ेगा, और टेस्ट को पास करने के जो पासिंग नंबर्स हैं वो 50 नंबर्स हैं। मैंने सारी बातें डिस्कस कर ली। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं। अब एनईडी के अंदर स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती हैं? देखो, एनईडी की ऑलरेडी फीस बहुत बिलो है, तो वो तमाम बच्चे जो सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं ना, उनको कभी भी एनईडी में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपके माँ बाप 8.5 लाख रुपए या 10 लाख या 11 लाख रुपए आपकी फीस भर सकते हैं ना, इसका मतलब यू आर नॉट अ पुअर गाय, यू आर नॉट फ्रॉम दी मुतवस्सित तबका, तो आप किसी और का हक नहीं खा सकते। तो एनईडी के अंदर बहुत कैटेगोरिकली इस बात की इंस्ट्रक्शन होती हैं कि जो बच्चा सेल्फ की कैटेगरी के ऊपर आया हुआ है, स्पॉन्सर की कैटेगरी के ऊपर आया हुआ है, उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि एनईडी की अपनी फीस बहुत कम है। एनईडी की अपनी फीस कितनी है? 32,000 रुपए, 35,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस है। एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो भाई, मगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रूरल एरियाज से आ रहे होते हैं, जो इंटीरियर सिंध से आ रहे होते हैं, जो कराची की ऐसी जगहों से आ रहे होते हैं जहां पे इनके माँ बाप शायद ये पैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन बच्चों के लिए बेतहाशा स्कॉलरशिप्स होती हैं। उन बच्चों के लिए कर्जे हंसना की स्कॉलरशिप भी होती है। कर्जे हंसना का मतलब ये होता है कि एनईडी आपको आपकी सेमेस्टर की फीस देता है और आपसे कहता है कि भाई, कल को जब तुम्हारी जॉब लग जाए तो ये पैसे लाके मुझे खुद से वापस कर देना। दूसरे नंबर के ऊपर मल्टीपल एलुमनाई स्कॉलरशिप भी होती है, कि हमारी कनाडा के जो एलुमनाई एसोसिएशन है, टोरंटो की है, आपके पास न्यूयॉर्क की है, न्यू जर्सी की है, वो हर सेमेस्टर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स गरीब बच्चों के लिए देते हैं, कि वो बच्चा जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उस बच्चे के लिए स्कॉलरशिप्स बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। तो एनईडी के अंदर एक जगह होती है एसएफसी, स्टूडेंट अफेयर कंट्रोल सेंटर। वहां पे बेतहाशा आपको स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं, डिफरेंट कंपनीज की तरफ से भी आती हैं। मगर याद रखिएगा, किसी भी स्कॉलरशिप के अंदर वो बच्चा एलिजिबल नहीं होता जो सेल्फ के ऊपर आ रहा है, जो स्पॉन्सर के ऊपर आ रहा है। ऑल्दो सेल्फ या स्पॉन्सर में पढ़ना बुरी बात नहीं है भाई, अगर आपके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पढ़ रहे हो ना, तभी तो उसमें स्कॉलरशिप के आप हकदार नहीं हो, नॉर्मल सी चीज है। क्योंकि स्कॉलरशिप का हक उस बच्चे के लिए जिस बच्चे के पास वसाइल नहीं थे। अच्छा, एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि भाई, एनईडी के अंदर एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। जब एट अ टाइम ऑफ एन एडमिशन, जब आप एनईडी में एडमिशन हासिल कर रहे होते हो, तो आपका एक मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। उस मेडिकल टेस्ट के अंदर बेसिकली डिफाइन किया जाता है कि आप आया, आपके साथ कोई बीमारी तो नहीं है ना। क्योंकि बेटा, आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर कल को जब जाओगे ना, कंप्यूटर भी इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, तो ये मत समझिएगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर पे देखना होता है। तो भाई, कल को आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप जाओगे, तो अगर आप मेडिकली अनफिट होगे, तो जाहिर सी बात है वहां पे कोई खतरा हो सकता है। वहां पे ये सेफ्टी हैजर्ड्स के खिलाफ होगा कि कल को वहां पे कोई धमाका हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो मेडिकली अनफिट पर्सन कभी भी इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो भाई, एक कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है। तो ये एडमिशन से पहले की कहानी होती है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरीके से काम चल रहा होता है। तो देखो बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 976 स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर मेरे एनईडी के टेस्ट को क्लियर किया था, एंड दे आर स्टडीइंग इन एनईडी। इस वक्त मोर देन 95% स्टूडेंट जो एनईडी के अंदर बैठे हुए वो मेरे शागिर्द हैं। यू कैन वेरीफाई दिस नंबर्स बाय योरसेल्फ एज वेल। फेसबुक के ऊपर कोई भी आपको एनईडी का बच्चा मिलता है, जस्ट जाके उससे आप मेरा नाम ले लीजिएगा। ही विल बी श्योरली टेलिंग यू कि हु इज हाशिम जिया, और एनईडी के अंदर उनकी क्या कीमत है, या पर्टिकुलरली एनईडी में उनके कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, है ना। सिमिलरली फेसबुक के ऊपर कोई भी एनईडी एडमिशन सेल का ग्रुप है, मैंने बहुत से ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह रन भी करे फेसबुक के ऊपर बच्चों के फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए, कि भाई वो गाइडेंस जो हर एक अमीर बच्चे को किसी कोचिंग में अवेलेबल होती है, मैंने हर बच्चे के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। सही है ना। तो आप फेसबुक के ऊपर किसी भी ग्रुप पे जाइएगा, जाके पूछ लीजिएगा प्रिपरेशन मेथड फॉर एनईडी, या किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, तो 99% आपको जो है ना बच्चों की जो बात मिलेगी ना, वो यही मिलेगी, वी आर अ स्टूडेंट ऑफ हाशिम जिया बैच, या वी आर अ
स्टूडेंट ऑफ हाशिम ज़िया चैनल और हम हाशिम ज़िया की वजह से किसी ना किसी एनईटी की फील्ड के अंदर बैठे हुए हैं। तो मोर देन 976 मेरे स्टूडेंट्स एनईटी के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि बेटा अगर आप किसी महँगे कोचिंग सेंटर को अफोर्ड कर भी सकते हो ना और आप वहाँ पे एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो, तो हमेशा उन कोचिंग वालों से ये पूछा करो कि भाई आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए थे। 90% जो कोचिंग माफिया फ्रॉड करता है ना बच्चे का, पता है क्या फ्रॉड करता है? वो बोलेगा कि हमारी तो 20 पोजीशंस हैं या हमारे तो 700 स्टूडेंट्स का एनईटी का टेस्ट क्लियर हुआ है। दे विल नेवर टेल यू कि हाउ मेनी ऑफ देयर स्टूडेंट्स आर रिजेक्टेड। आई विल टेल यू। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा मशहूर कोचिंग है कराची का जिसके 6 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, मगर वो कोचिंग इतने बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, वो लोग कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि उनके उन 6 कैंपसेस के अंदर टोटल 10,000 बच्चा अपीयर हुआ था और उस 10,000 बच्चे में से सिर्फ 700 बच्चे ने टेस्ट क्लियर करा। मतलब ये तो बेशर्मी का मुकाम है उन लोगों के लिए। ये विल दे विल नेवर टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग। आई विल टेल यू कि भाई फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मेरे जो बैजेस थे, उन बैजेस के अंदर तकरीबन 1322 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। इनमें से मैंने उस तादाद को माइनस किया जो बच्चा फेल होने की वजह से या जो पर्टिकुलर बच्चा अपने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के मार्क्स खराब होने की वजह से रिजेक्ट हुआ था। ये वो पर्टिकुलर बच्चा है जो मेरे पास अपीयर हुआ था और अपीयर होने के बाद पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर गया। मोर देन 1322 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन माय पर्टिकुलर बैचेस, जिनमें से 30 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आईबीए के अंदर गए थे, 96 स्टूडेंट फास्ट के अंदर गए थे, 79 प्लस। अच्छा, ये नंबर 200 प्लस चला गया होगा बाद में। उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा कराची यूनिवर्सिटी के इवनिंग का रिजल्ट बाद में आया था। अच्छा, 55 का जीआईकेआई के अंदर हुआ था, 976 का एनईडी के अंदर हुआ था और 86 स्टूडेंट्स का मेरे नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था। नस्ट के डिफरेंट कैंपसेस के अंदर उनका एडमिशन हुआ था। तो बेटा कभी भी कोई कोचिंग सेंटर आपको अगर ये मंजन बेचे ना कि भाई हमारे 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स का एनईडी में एडमिशन हुआ है, तो लाजमी तौर के ऊपर उनसे हमेशा जो है ना ये पूछिएगा कि उनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एनरोल्ड हुए थे, क्योंकि वो रॉन्ग नंबर है। उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि आप खुद सोचो कि अगर एक कोचिंग के 6 या 7 कैंपसेस हैं, नॉर्थ नाजाबाद में भी है, डीएचए फेज 1 में भी है, फेज 6 के अंदर भी है, गुलशन में भी है, जौहर में भी है, बहादराबाद में भी है, उसके बाद अगर वो 700 स्टूडेंट्स को क्लियर करवा रहे हैं ना, तो उनको बोलो कि बेटा आप एक काम करो, धंधा छोड़ के कुछ और कर लो। क्योंकि जब सर हाशिम के ऑनलाइन बैच में 970 से बच्चे क्लियर कर सकते हैं ना, इसका मतलब 700 इज नॉट अ समथिंग। ये कुछ प्राउड करने वाली चीज ही नहीं है ना कि अगर आपके 10,000 बच्चों में से सिर्फ 700 स्टूडेंट्स का टेस्ट क्लियर हो रहा है, इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर डूइंग समथिंग फिशी। तो भाई ये कभी भी स्टूडेंट्स जो है ना, ये कभी भी कोचिंग जो माफियाज होते हैं कभी भी अपने टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स नहीं बताते कि इनके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था और उनमें से कितनों का टेस्ट क्लियर हुआ। ये विल जस्ट आपको एक नंबर बता देंगे कि भाई हमारे लेट्स सपोज आईबीए के अंदर जो है ना 20 बच्चों का एडमिशन हो गया या हमारे आईबीए के अंदर 80 बच्चों का एडमिशन हो गया। दे विल नेवर टेल यू कि उन्होंने आईबीए के 40-40 बैचेस स्टार्ट करे थे, एक बैच में 250 बच्चा बैठा हुआ था इनके। ये कभी ये बात नहीं आपको बताएंगे। तो भाई इन रॉन्ग नंबर से हमेशा होशियार रहो। मैं अगेन एक बात कहता हूं कि बेटा मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाला हुआ है। आपको तैयारी करना चाहते हो, आप यूट्यूब से आपको आराम से पूरी तैयारी मिल सकती है। मैंने मैथ्स के तमाम लेक्चर्स, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईबीए, नर्स, फास्ट, एनईटी, यूईटी, लम्स, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये कि भाई कोई बच्चा मेरे अगर बैच में, पेड बैच में भी आना चाहता है ना, पहले मेरा वर्किंग देख ले मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। सिंपल इज दैट। सेकंड नंबर के ऊपर जितने डिटेल्ड लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब पर डाले हुए हैं ना, उतने डिटेल लेक्चर आपको पाकिस्तान का कोई डिजिटल सेट का भी कोई इंस्टीट्यूट होगा ना, वो इतनी डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है 2 घंटे की क्लास होती है, टीचर की जिम्मेदारी होती है कोर्स को कवर करवाना, तो वो एक एक चैप्टर को एक एक क्लास में कवर करवा रहे होते हैं। अच्छा तो बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं जिसको मुझे पता है लेके काफी सारे बच्चे वेट कर रहे थे। सर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, एनईडी में एडमिशन कैसे मिलता है, सर वो प्री मेडिकल के बच्चों की कितनी सीट्स हैं, अरे सर वो आगा खान बोर्ड की क्या सीट्स हैं, बहुत सारे बच्चे, सर जियाउद्दीन के बोर्ड की क्या सीट्स होती हैं, या सर ए लेवल्स वालों की कौन कौन सी सीट्स हैं, कितने बच्चों का ए लेवल्स के बच्चों का होता है, या मीरपुर खास बेनजीराबाद की सीट्स क्या होती हैं। देखो इस सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने से पहले मैं दो इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करूंगा। एनईडी के अंदर एडमिशन लेने के दो बड़े बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं। एक आपके पास डोमिसाइल का होना। याद रखिएगा एनईडी चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है तो यहां पे कोटा सिस्टम होता है। कोटा सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है, अच्छा डोमिसाइल कैसे पता चलेगा आपका कहां का है? भाई आपके जो आपके माँ बाप का डोमिसाइल होगा ना वही आपका डोमिसाइल होगा। अगर आपके वालदेन की डोमिसाइल पंजाब का है तो आपका डोमिसाइल भी पंजाब का होगा। सही है ना? रिमेंबर दिस थिंग। आपके पास डोमिसाइल सिंध का अगर होगा तभी आप रेगुलर कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हो, वरना आप रेगुलर कैटेगरी पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये आर वाली जितनी कैटेगरीज है बेटा रेगुलर कैटेगरीज हैं। तो एनईडी के अंदर आपको कोई भी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का अगर चार्ट समझना है ना, तो आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए। एडमिशन के लिए डोमिसाइल का होना कंपलसरी है और डोमिसाइल अगर सिंध का होगा तभी आप रेगुलर कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ स्पॉन्सर की कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। और स्पॉन्सर की कैटेगरी के बारे में पहले मैं डिफाइन कर चुका हूं। स्पॉन्सर की कैटेगरी वो है कि आपको फॉर्म फिल करते हुए 10,30,000 रुपए या 10,50,000 रुपए डिपेंडिंग इस ईयर कितनी फीस होती है, 11 लाख रुपए भी हो सकती है, तो वो स्पॉन्सर
स्पॉन्सर की आपको अमाउंट जो होती है टेस्ट के लिए टेस्ट से पहले सबमिट करवानी होगी। तो अगर आप डोमिसाइल आपके पास सिंध का नहीं है तो आप रेगुलर कैटेगरी पे अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर के ऊपर एनईडी में जो एडमिशन मिलता है वो आपके बोर्ड के ऊपर मिलता है। आपका बोर्ड कहां का है उसके हिसाब से आपकी फील्ड होगी। यानी कि एनईडी के अंदर हर बोर्ड का एक कोटा होता है। कराची बोर्ड का कोटा है, ए लेवल्स बोर्ड का कोटा है, जियाउद्दीन बोर्ड का कोटा है, प्री मेडिकल फ्रॉम कराची बोर्ड का कोटा है, आर्ट्स फ्रॉम कराची बोर्ड का कोटा है, सिंध के सक्खर के अंदर मीरपुर खास बोर्ड का कोटा है, सक्खर का एक कोटा है, फेडरल बोर्ड के बच्चों का एक कोटा है। तो भैया दो चीजें एनईडी में एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की हामिल होती हैं। एक तो सबसे पहले एनईडी डोमिसाइल। डोमिसाइल सिंध का अगर नहीं होगा तो बेटा आप रेगुलर कैटेगरी पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ स्पॉन्सर के लिए एलिजिबल होगे। फिर दूसरे नंबर के ऊपर बोर्ड। बोर्ड बहुत मैटर करता है कि आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हो। अब जरा इस चार्ट को समझते हैं। देखो इस चार्ट के अंदर सबसे पहले ऊपर यहाँ पे सारी फील्ड्स लिखी हुई हैं। यानी कि एनईडी में जो जो फील्ड्स है ना, तकरीबन 35 ज्यादा फील्ड्स हैं। जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं वो तमाम की तमाम फील्ड्स ऊपर लिखी होंगी। मोर देन 20 तो फील्ड्स मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो आपके पास जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं वो लिखी हुई हैं। अच्छा, इन फील्ड्स की जो फुल फॉर्म होती है ना वो यहाँ पे नीचे लिखी हुई होगी, मैं बता देता हूँ। इन फील्ड्स की जो फुल फॉर्म है ना कि सीई किसके बराबर है, आपके पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पीई क्या होता है, एमवाई क्या होता है, एंड सो ऑन। तो इन फील्ड्स की फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर राइट हैंड साइड पे कैटेगरीज लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड पे कैटेगरीज लिखी हुई है, और राइट हैंड साइड के ऊपर उस पर्टिकुलर बोर्ड की टोटल सीट लिखी हुई है। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास आ रहा है कराची बोर्ड, यानी कि एचएससी प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची। यानी कि जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस के उनके कंबाइंड सीट्स हैं। और ये टोटल कितनी सीट्स हैं, 1497 के। इनकी कैटेगरी कहलाती है R1A। देखो ये कैटेगरी को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होगे ना तो वहां पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो अगर आप कराची बोर्ड के स्टूडेंट हो प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के, तो आप वहां पे कैटेगरी अपनी फिल करोगे R1A। अगर आप सिर्फ रेगुलर में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप सेल्फ फाइनेंस में भी अप्लाई कर रहे हो तो उसका तरीका मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगा, वो SF1A की आपकी फील्ड होगी। तो बहरहाल जो अगर आपको जो भी आप जिस बोर्ड के होगे ना आप उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल करते हो। तो भाई लेट सपोज अगर आप प्री इंजीनियरिंग कराची बोर्ड के हो तो आपकी ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। जैसे लेट सपोज सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 103 सीट्स हैं, मैकेनिकल के अंदर 132 सीट्स हैं आपके पास, पेट्रोलियम में 26 सीट्स हैं कराची बोर्ड के बच्चों की। ये आपके पास कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 13 सीट्स हैं, डेटा टेक्नोलॉजी या डेटा साइंसेस के अंदर 12 सीट्स हैं, आपके पास गेमिंग एंड एनिमेशन के अंदर 14 सीट्स आ रही हैं, आपके पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर पर्टिकुलरली 13 सीट्स आ रही हैं, आपके पास सिंपल तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर 49 सीट्स हैं, बायोमेडिकल के अंदर 35 सीट्स हैं। तो इस तरीके से देखो फॉर्म भरा जाता है, या इस तरीके से हम सीट्स की मालूमात हासिल करते हैं। अब देखो सिमिलरली मेरे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है ये आ रही है प्री मेडिकल फ्रॉम कराची बोर्ड। इनकी टोटल 39 सीट्स हैं। तो अब मैं इनकी सीट्स की तादाद देखना चाहता हूं। तो देखो प्री मेडिकल के बच्चों की 10 सीट्स हैं बायोमेडिकल में। याद रखिएगा, जो प्री मेडिकल का बच्चा होता है उसकी तमाम सीट्स जो होती हैं 80 प्लस ही खत्म हो जाती हैं। स्पेशली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर प्री मेडिकल के बच्चे की सीट 80 प्लस के ऊपर एंड हो जाती है, क्योंकि भैया 39 सीट्स है ना, पूरे कराची का बच्चा अप्लाई करेगा, क्योंकि पूरे कराची के बच्चों की प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सिर्फ 39 सीट्स हैं। अच्छा, सिमिलरली देखो उनकी डीएस डेवलपमेंट स्टडीज में एक सीट है, उनके फिजिक्स के अंदर 3 सीट्स हैं। तो इस तरीके देखो पढ़ा जाता है। इन बच्चों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक सीट है, डेटा टेक्नोलॉजी के अंदर डेटा साइंसेज में एक सीट है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक है, गेमिंग एंड एनिमेशन में एक सीट है, थर कैंपस के अंदर एनईडी का एक और कैंपस थर में भी है तो उसमें 2 सीट्स हैं। सही है ना। अच्छा, इसी तरीके से देखो आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बीसीआईटी के अंदर एक सीट है। तो यानी कि प्री मेडिकल का बच्चा कंप्यूटर की फील्ड्स में भी अब एलिजिबल होता है। एनईडी कहता है कि भाई अगर आप पर्टिकुलरली प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर हो और आप कंप्यूटर की फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके टेस्ट के अंदर बायोलॉजी आएगा, मैथ्स नहीं आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड से अप्लाई करना चाहता है, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से अप्लाई करना चाहता है सॉफ्टवेयर के लिए या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, तो देखो सॉफ्टवेयर में उसकी फील्ड कोई भी नहीं है, सॉफ्टवेयर में उसकी कोई भी सीट नहीं है, मगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर उसकी एक सीट है। और इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सीट है, डेटा साइंसेज में एक सीट है, और गेमिंग एनिमेशन में एक सीट है, साइबर सिक्योरिटी में एक सीट है। यानी कि टोटल 5 सीट्स हैं प्री मेडिकल के बच्चे के लिए। तो प्री मेडिकल के बच्चे को टेस्ट के सब्जेक्ट्स क्या होंगे, बायोलॉजी होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, इंग्लिश होगा। मगर चूंकि चारों सिर्फ 4 सीट्स हैं तो ऑब्वियसली इनमें मेरिट बहुत ज्यादा होगा। तो आपका एटलीस्ट मेरिट स्कोर 84 85 का अगर होगा तो आपको फील्ड मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी मेरा बेटा। क्योंकि जाहिर सी बात है आपको, आप भी एमबीबीएस से भाग रहे हो, आपके जैसे और भी 10 बच्चे होंगे जिन्हें एमबीबीएस नहीं करना, वो यहाँ से सीएस करने की कोशिशों में होंगे। सही है ना भैया। इसी तरीके से आप इस चार्ट को पढ़ते थे उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास के सिंपल तरीके से कॉमर्स के बच्चों की कितनी सीट्स हैं वो सारा भी बताया हुआ है। लेट सपोज मुझे यहाँ पे बताया हुआ है कि देखो कॉमर्स के स्टूडेंट्स की टोटल 16 सीट्स हैं, मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर आ रही हैं, ईजी में आ रही हैं, सो ऑन। है ना।
इसी तरीके से आर्ट्स के बच्चों की देखो, हमारे पास टोटल 7 सीट्स होती हैं आर्ट्स के बच्चों की। इसी तरीके से अब देखो मेरे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है, क्या आ रही है? डीएई फ्रॉम द सिंध टेक्निकल बोर्ड, यानी कि जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था, सर क्या डीएई के स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर के अंदर एडमिशन हो सकता है? नहीं हो सकता है मेरा बेटा, क्योंकि देखो डीएई के बच्चों की टोटल सीट्स कितनी है? 10 हैं। और डीएई की देखो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी सीट नहीं है, ना कंप्यूटर की किसी और प्रोग्राम में। हाँ, थर कैंपस के कंप्यूटर के अंदर उनकी सीट है, और थर कैंपस के सिविल में भी उनकी सीट है। तो भाई अगर थर जा सकते हो, थर के कंप्यूटर में जाके कंप्यूटर पढ़ लेना। अच्छा, जिस जो बच्चे बेचारे माजूर होते हैं, कोई उनका इश्यू होता है, उनके लिए भी चंद सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आप पढ़ते जाओ, आपको सारी सीट मिल जाएंगी। देखो हैदराबाद बोर्ड की कैटेगरी कहलाती है R2A। देखो ये कैटेगरी को समझना इसलिए जरूरी है, आपको अपनी कैटेगरी लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। कैटेगरी कैसे पता चलेगी? आप जिस भी इंटरमीडिएट बोर्ड से वो आपकी कैटेगरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। लेट सपोज अगर कोई बच्चा हैदराबाद बोर्ड से, देखो हैदराबाद बोर्ड की कैटेगरी क्या है, ये आ रही है हैदराबाद बोर्ड की कैटेगरी। अब लेट सपोज एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट हैदराबाद की, देखो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, हैदराबाद की टोटल प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, प्री मेडिकल सबको मिला के सीट 36 सीट है, 36 है। तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होगे ना, अपनी कैटेगरी फॉर्म फिल करते हुए क्या डालोगे? R2A की कैटेगरी डालोगे। सिमिलरली कोई मीरपुर खास बोर्ड का, तो मीरपुर खास की टोटल सीट्स कितनी है? 44 है। इसी तरीके कोई सक्खर बोर्ड का, देखो सक्खर बोर्ड की टोटल सीट्स कितनी है? 30 सीट्स हैं, उनकी कैटेगरी की R2C है। R2D किसकी सीट है? लाड़काना बोर्ड के जो बच्चे होंगे उनकी सीट सारी 30 है। इसी तरीके से मेरे पास जो नवाबशाह बोर्ड के बच्चे हैं, देखो उनकी सारी की सारी सीट कितनी आ रही है? सारी 17 सीट्स हैं उनकी। अच्छा, एक मेरे पास क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं, सर देखें ना, सर हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हैदराबाद बोर्ड की देखें इतनी कम सीट्स हैं, या मीरपुर खास बोर्ड की, सक्कर बोर्ड की, या सर देखें हमारी तो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई सीट ही अवेलेबल नहीं है। जैसे हैदराबाद बोर्ड की हमारे पास सॉफ्टवेयर में एक सीट है, देखो। इसी तरीके से आपके पास मीरपुर खास बोर्ड की भी एक सीट है, लड़काना बोर्ड की भी एक सीट है, और नवाबशाह की। अब बच्चे बेचारे मुझसे बाद में आके कह रहे होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे मैसेज कर रहे होते हैं, सर आप ये एनईटी वालों से बात करें, हमारी सीट इंक्रीज कर दी जाए। बेटा देखो, एनईडी के अंदर जो सीट्स मिलती है ना, वो इस क्राइटेरिया के ऊपर मिलती हैं कि किस जगह से मेजॉरिटी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। चूंकि एनईडी के अंदर कराची के स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई करते हैं, इसलिए कराची बोर्ड के बच्चों की सीट ज्यादा है, और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसी तरीके से जो मेरान यूनिवर्सिटी है, वहां पे कराची के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे कोटा सिस्टम जो है, उसके तहत इंटीरियर के बच्चों को प्रेफर किया जाता है। तो इसीलिए एनईडी के अंदर जो मेजॉरिटी सीट्स होती हैं, वो कराची के डोमिसाइल होल्डर को, कराची के बच्चों को प्रेफर की जाती है, एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर इंटीरियर स्टूडेंट। तो ये आप इसको ज्यादा भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मगर ये आपके मुल्क का निजाम है, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। अच्छा, सिमिलरली देखो हमारे पास वो तमाम बच्चे जो फेडरल बोर्ड से होते हैं, जिन बच्चों ने फेडरल बोर्ड पढ़ा होता है, तो उन तमाम बच्चों की 58 सीट्स हैं। तो अगर वो देखना चाहते हैं कि भाई किस कैटेगरी में उनकी कितनी सीट्स हैं, तो देखो ये पूरा चार्ट मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में चार्ट का लिंक भी डाल दूंगा, आप इसको खुद भी देख सकते हो। तो भाई इसके अंदर देखो सारी बातें लिखी हुई होंगी कि आपके पास पर्टिकुलरली ये जो फील्ड आ रही है, देखो आपके पास लेट सपोज सॉफ्टवेयर के अंदर बायोमेडिकल में 2 फील्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर फेडरल बोर्ड की 5 सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आपके पास 2 सीट्स आ रही हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक के अंदर, 2 फील्ड आपके पास, एक फील्ड आ रही है मैनेजमेंट साइंसेज में, यानी कि पूरी की पूरी फील्ड लिखी हुई है। आपने कुछ भी नहीं करना यार, आपने सिंपल यहाँ से जो है ना अपनी फील्ड की टाइप को देखना है, यानी कि कौन सी फील्ड आ रही है, और नीचे जाके आपने उसकी एब्रीविएशन देख लेनी है, कि भाई आपको अंदाजा हो जाएगा एक पहले से कि यार मेरी पर्टिकुलर जो मेरी टाइप है ना, या मेरा जो बोर्ड है, उस बोर्ड की कितनी सीट्स एग्जिस्ट करती हैं इस फील्ड के अंदर। सही है ना? तो आपको यहाँ पे कैटेगरी पता चल गई। इसी तरीके देखो आगा खान बोर्ड की सीट्स है 72, आगा खान बोर्ड की सीट ज्यादा होती है, आगा खान बोर्ड के बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो आगा खान बोर्ड की माशाल्लाह से 72 सीट्स हैं, उनकी कॉमर्स की भी, उनकी प्री मेडिकल की भी है। इसी तरीके से ए लेवल्स बोर्ड का बच्चा आता है, ए लेवल्स की सीट कहाँ गई? ये रही। हमारे पास वो बच्चा जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो भाई उसकी सीट्स कितनी होती हैं? उसकी सीट तकरीबन 132 के करीब सीट्स हैं। बहुत सारे बच्चे ए लेवल्स बैकग्राउंड के ऊपर होते हैं, तो देखो मैं इसको शो कर देता हूँ, कहाँ भाग गया, ये रहा। तो भाई देखो हमारे पास जो ए लेवल बोर्ड का बच्चा होता है, उसकी टोटल सीट्स कितनी है? 132 है। तो देखो ए लेवल की कैटेगरी क्या होती है? R4A के बराबर होती है। अगेन आप ये चेक करना चाहते हो कि यार आपकी पर्टिकुलर फील्ड, या आपकी किस फील्ड के अंदर कितनी सीट्स हैं, तो देखो यहाँ से ऊपर सारे सबकी फील्ड की वो लिखी हुई है आपके पास, ये फील्ड की जो है ना एब्रीविएशन नीचे से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप सिंपल तरीके से फील्ड को देखो, उसमें अपनी फील्ड देखो। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज मैं सर्च करना चाहता हूँ कि यार ए लेवल्स के प्री मेडिकल के अंदर बायोमेडिकल की कितनी सीट्स हैं। देखो मैं चाहूंगा बायोमेडिकल के कॉलम पे गया, मैं सीधा नीचे आया, तो मुझे साफ पता चल जाएगा कि भैया बायोमेडिकल के अंदर ए लेवल्स की टोटल 4 सीट्स हैं। और अगर आपको ये एब्रीविएशन समझनी है, तो इस चार्ट के नीचे चले जाइएगा, चार्ट के नीचे सारी एब्रीविएशन लिखी हुई है कि क्या किसका क्या मतलब है, ईजी क्या है, ईसी क्या, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें आ गई। इसी तरीके से मेरा बेटा ये सारी कैटेगरीज हमारे पास आ रही होंगी, डिफरेंट तरह की कैटेगरीज होती है हमारे पास। अब देखो फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी R5, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई वो तमाम बच्चा जिसने इन बोर्ड्स के अलावा किसी और बोर्ड से पढ़ा था, यानी कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड के अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, सक्खर, नवाब शाह, फेडरल,
सेंट्रल या फॉरेन, इन तमाम बोर्ड्स के अलावा किसी बच्चे ने कहीं से और अपनी प्री इंजीनियरिंग करी हुई है, उसकी एक और डिफाइंड कैटेगरी है R5। तो भाई ये छोटी-छोटी जो बातें होती हैं, लूप होल्स आपको मालूम होने चाहिए अप्लाई करते हुए कि भाई आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो, तो अगर आपने इन बोर्ड्स के अलावा किसी बोर्ड से पढ़ा हुआ है, कराची, आगा खान, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपने बलूचिस्तान के किसी बोर्ड से पढ़ा है मगर आपका डोमिसाइल सिंध का है, तो आप R5 पे अप्लाई कर सकते हो। लेट सपोज आपने पेशावर बोर्ड से पढ़ा हुआ है, आपने पेशावर में रिहाइश हासिल करी है, आपने पेशावर से तालीम हासिल करी है, मगर आपके पास डोमिसाइल सिंध का है, तो R5 की कैटेगरी आपके लिए कि देखो ये छोटी-छोटी लूप होल्स होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, एक-एक बात लिखी हुई है कि देखो अगर आपने एचएससी जो है ना इन गिवन बोर्ड्स के अलावा कहीं से करा है, यानी कि जिन बोर्ड्स को ऊपर ने डिफाइन कर दिया, कराची बोर्ड, आगा खान, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, ए लेवल्स, नवाब शाह, ज़ियाउद्दीन, इनके अलावा किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ा है, अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है, तो आप सिंपल तरीके से बोर्ड पे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से जो कराची के रूरल एरियाज होते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, ये R6 कैटेगरी बड़ी क्रूशियल कैटेगरी है। इसमें बीसीआईटी की एक सीट अवेलेबल है, यानी कि अगर आप औरंगी टाउन और आप कराची के मज़ाफ़ाती इलाका है, जो खराब इलाके होते हैं, यानी कि जहां पे बेचारा नॉर्मल गरीब तबका रहता है, अगर आप उन इलाकों से बिलोंग करते हो, तो आपकी भी 6 सीट्स अवेलेबल हैं। आप इन कैटेगरीज पे अप्लाई क्यों नहीं करते बेटा? इन कैटेगरीज पे अप्लाई करोगे, लूप होल है, आपको आराम से सीट मिलेगी इंशाल्लाह ताला, कि अगर आप वाकई यहाँ पे बिलोंग करते हो। ऐसा नहीं कि भाई मतलब तुम रहते नहीं हो वहां पे, तुम ऐसे अप्लाई कर दो, तुम्हारा सारा बैकग्राउंड चेक होता है बेटा, और चोरी करते हुए पकड़े जाओगे, डायरेक्टली निकाल दिया जाओ। इसी तरीके से तो हमारे पास और कैटेगरीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के वालिदैन एनईडी के अंदर टीचर्स हैं, तो उनकी कैटेगरी अलग होती है, रियल सन एंड डॉटर ऑफ एनईडी। इसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन एनईडी के अंदर स्टाफ के अंदर है, उनकी सीट्स भी होती हैं। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स वुमेन वगैरह क्या होता है कि लेट सपोज अगर आपने कोई कभी खेल खेला हुआ है और सिंध लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर आपने कोई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप खेली हुई है, तो उनकी सीट्स भी एनईडी के अंदर होती हैं। मगर ये सीट्स पहले ही खत्म हो जाती है, तो इसके लिए हमेशा कोशिश किया करो कि अगर आप ये स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन की सीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप जैसे ही आपका टेस्ट क्लियर हो, आपको टेस्ट के मार्क्स पता चलें, आप फौरन से पहले जाओ एनईडी में एप्लीकेशन दो, और इस फील्ड को उस सूरत के अंदर अपने फॉर्म में लाजमी डालो अगर आपने नेशनल लेवल के ऊपर या सिंध लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आपने कोई स्कॉश खेली हुई है, आपने बैडमिंटन खेली हुई है, क्रिकेट खेली हुई है, आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने इस फील्ड पे लाजमी अप्लाई करना है। आई रिमेंबर इंसिडेंट इन 2019, एक बच्ची थी बेचारी, वो इस फील्ड पे अप्लाई करती रह गई थी, इस फील्ड के ऊपर उसको फील्ड नहीं मिल सकी थी, क्योंकि उसको डेट निकल गई थी और किसी और बच्चे को अंदर ही अंदर पकड़ा दी थी फील्ड। तो याद रखिएगा, अगर आपने इस फील्ड पे अप्लाई किया हुआ है ना आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के ऊपर, तो उसके ऊपर आपने लाजमी तौर पे क्या काम करना है बेटा, उस सूरत के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप सिंपल तरीके से पहले ही जाओ, पहले जाके एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करवाओ एनईडी के जो एडमिन डिपार्टमेंट है वहां पे, जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाए उसके बाद। अच्छा, देन नॉमिनीज ऑफ डिंशा फैमिली आते हैं। जाहिर सी बात है, जिस इंसान ने एनईडी यूनिवर्सिटी को बनाया था, उनकी फैमिलीज को आज भी एहतराम की निगाह से देखा जाता है। वो फैमिलीज के लिए आज भी सीट्स अवेलेबल होती है, पारसी फैमिली के लिए, एलिजे फाउंडेशन के लिए होती है। अच्छा, नॉमिनीज ऑफ यूईटी टेक्सला, यूईटी पेशावर, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ फाटा, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप इन सूबों के रिहायशी हो, अगर आपने यूईटी लाहौर का टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो आप यूईटी लाहौर का जो एडमिन डिपार्टमेंट होगा, उससे एक पेपर के ऊपर लिखवा के लेकर आओ कि भाई मैं यूईटी की तरफ से नॉमिनी हूं, तो उस सूरत के अंदर आपको इस कैटेगरी की सीट मिल जाएगी। सिमिलरली यूईटी पेशावर के नॉमिनी का मतलब ये है कि भाई यूईटी पेशावर की तरफ से आपको एनईटी भेजा जाए, यानी कि आपने यूईटी का टेस्ट क्लियर कर लिया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट दे दें या एक पर्टिकुलर कागज के ऊपर लिख के दे दें कि भाई एनईटी वाले मुझे एडमिशन दे दें, तो आपको इस सीट पर एडमिशन मिल जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, फाटा, कश्मीर, इनकी भी सीट्स होती हैं। इनकी सीट्स कैसे होती हैं, इनको जरा जहन में रखिएगा। जो बच्चे बलूचिस्तान से होते हैं, गवर्नमेंट से या फाटा से होते हैं, कश्मीर से होते हैं, उनका अलग कोटा पूरा एनईडी लिखा हुआ है। एनईडी क्योंकि उनको प्रेफर करती है, क्योंकि पाकिस्तान के मुजाफाती इलाके हैं, उनको प्रेफर किया जाता है। तो इसके लिए तरीकेकार ये होता है कि वहां की जो मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वहां से आपने साइन करवाना डॉक्यूमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री से आप डॉक्यूमेंट जाके साइन करवाओगे कि भैया मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट का नॉमिनी हूं, मैं फाटा का हूं या कश्मीर का हूं, इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आपकी परसेंटेज वगैरह अच्छी होगी, आपका टेस्ट क्लियर होगा, तो आप सिंपल तरीके से पहले तो आप फॉर्म फिल करते हुए इस कैटेगरी पे अप्लाई करो। अगर आप फाटा का डोमिसाइल होल्डर हो या कश्मीर का डोमिसाइल होल्डर हो, बलूचिस्तान का डोमिसाइल होल्डर हो, पहले आपने अप्लाई करते हुए इस कैटेगरी पे अप्लाई करना है। उसके बाद जब टेस्ट क्लियर हो जाए, तो आप वहां से एज अ नॉमिनेशन पेपर लेकर आओगे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, देन वहां पे एनईडी में अप्लाई कर रहे होगे। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया, आईओक्यू के भी वही होते हैं भाई, याद रखिएगा। इसी तरीके से आर्मी के कोटा भी होता है, एयरफोर्स का भी होता है, और नेवी का कोटा भी होता है, सिंध रेंजर्स का भी होता है, एएसएफ का भी होता है, एंड सो ऑन। ये सारी की सारी चीजें चल रही होती हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास फॉरेन कैंडिडेट्स भी होते हैं, यानी कि जो हमारे पाकिस्तान के बाहर से भी बच्चे आके पढ़ रहे होते हैं। अब तो खैर ये चीज पाकिस्तान में काफी कम हो गई है, वरना पहले सोमालिया से, श्रीलंका से बहुत सारे बच्चे आते थे जो एनईडी के अंदर और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर तालीम हासिल कर रहे होते थे। तो ये सारी रेगुलर कैटेगरीज की सीट्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सेल्फ फाइनेंस के ऊपर आप देखना चाहो, तो इसी तरीके से सेम चार्ट होगा सेल्फ फाइनेंस के ऊपर। यहाँ पे देखो, जब आप एडमिशन फॉर्म को फिल कर रहे होगे ना, तब ये वीडियो $1 बिलियन की वीडियो आप पे काम आएगी। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने दोस्तों भी शेयर करना है,
है अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के, अपने फ्रेंड्स के, अपने एजुकेशन के ग्रुप में लाजमी शेयर करनी है। मैंने इसमें एक एक बार डिटेल में समझा रहा हूं कि देखो जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होगे, अब फॉर्म फिल करते हुए लेट सपोज एक बच्चा रेगुलर के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस भी अप्लाई करेगा, तो भाई सेल्फ फाइनेंस की सारी कैटेगरीज लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन यू कि लेट सपोज अगर आप अगेन आपने अप्लाई कैसे करना है कि भाई अगर आप कराची बोर्ड के हो तो आपकी सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी क्या होगी, SF1A होगी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो यार सेल्फ फाइनेंस की कितनी फील्ड्स अवेलेबल है, टोटल फील्ड्स कितनी आ रही है। सिमिलरली अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर हो तो आपकी सेल्फ फाइनेंस की सीट की कैटेगरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है, और कौन कौन सी फील्ड्स आ रही है यहाँ से पता चल जाएंगी। सिमिलरली अगर आप पर्टिकुलरली देखो मीरपुर खास बोर्ड के हो या सखर बोर्ड के हो तो आपकी कैटेगरी क्या कहलाती है, सेल्फ फाइनेंस की, ये कहलाती है। आप आ खान बोर्ड की हो, आपकी सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है। आप जियाउद्दीन बोर्ड की हो, आपकी सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है। सिमिलरली आप ए लेवल्स की आपने तालीम हासिल करी है तो आपकी सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी क्या कहलाती है, SF4A कहलाती है। और स्पॉन्सर की कैटेगरी का नाम होता है SF11। मैं अलग से बता देता हूं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, स्पॉन्सर की कैटेगरी कहलाती है SF11। तो आप में से हर बच्चा स्पॉन्सर पे अप्लाई कर सकता है, स्पॉन्सर के लिए कोई कैद नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं होता कि स्पॉन्सर पे अप्लाई करने के लिए कराची बोर्ड का बच्चा अलग अप्लाई करेगा, नहीं। ये सारी कैटेगरी जो पुरानी वाली है जो सेल्फ फाइनेंस की आ रही है, स्पॉन्सर की वो कैटेगरी होती है उसमें हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। यानी कि स्पॉन्सर की फीस ज्यादा है ना तो उसके ऊपर हर एक को इजाजत दी हुई है। तो देखो आप में से कोई बच्चा ये भी हो सकता है कि रेगुलर पे भी अप्लाई करे, सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई करे और स्पॉन्सर पे भी अप्लाई करे। तो इस सूरत के अंदर उसको टोटल फीस सिर्फ 10.5 लाख रुपए देनी होगी स्पॉन्सर की। तो 10.5 लाख रुपए जो देगा ना उसमें रेगुलर भी काउंट हो जाएगा, सेल्फ फाइनेंस भी काउंट हो जाएगा, स्पॉन्सर भी काउंट हो जाएगा। मगर याद रखिएगा फॉर्म फिल करते हुए आपने फॉर्म को बहुत तरीके से फिल करना है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म में कोई कैटेगरी फिल नहीं करी तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको उस कैटेगरी पे एडमिशन नहीं मिलेगा। लेट सपोज अगर आप रेगुलर के ऊपर अप्लाई करना चाहते थे और सेल्फ फाइनेंस के ऊपर ही, मगर आपने फॉर्म फिल करते हुए सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की SF2A यानी कि जो मीरपुर हैदराबाद बोर्ड की सीट है, आपने लेट सपोज आपका हैदराबाद बोर्ड से थे, आपने जो है ना रेगुलर की R2A आपको सेलेक्ट करनी थी और सेल्फ फाइनेंस में SF2A सेलेक्ट करनी थी, मगर आपने गलती से सिर्फ SF2A सेलेक्ट कर ली और R2A सेलेक्ट नहीं करी। तो होगा क्या कि जब एडमिशन के डे आप जाओगे ना, जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, सब हो जाएगा, अब लेट सपोज आप रेगुलर पे कोई सीट लेना भी चाह रहे हो, आपको सीट नहीं मिलेगी क्योंकि आपने रेगुलर की कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करी होगी। इसीलिए ये जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है इसको देखते हुए आपने अपनी कैटेगरी को समझना है कि लेट सपोज अगर आप कराची बोर्ड को तो आपकी कैटेगरी क्या SF1A है, अगर आप हैदराबाद बोर्ड की आपकी कैटेगरी क्या SF2A है, अगर आप लेट सपोज आ खान बोर्ड की आपकी कैटेगरी क्या SF3B है, अगर आप ए लेवल्स बैकग्राउंड की आपकी कैटेगरी SF4A है, तो आपने उसके हिसाब से अपनी फॉर्म को फिल करना है। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, जो सेल्फ की फीस, अगर आप सेल्फ की सीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो भैया टेस्ट से पहले फॉर्म फिल करते हुए जब वाउचर आएगा उसी वक्त आपको सेल्फ की फीस भी पे करनी होगी। ऐसा नहीं हो, मजाक नहीं चल रहा होगा कि आप बोलो कि सर मैं टेस्ट के बाद पे कर दूंगा ना सर, ये मैं भागा थोड़ी जा रहा हूं, NET वालों को बोले कि टेस्ट के बाद फीस ले लें, तो ऐसा कोई मजाक नहीं होगा। यानी कि आपको ये जो फीस होती है सेल्फ की, ये टेस्ट से पहले फॉर्म फिल करते हुए जब फीस वाउचर आएगा ये लग के आएगी। और अगर गलती से आपका सेल्फ सेलेक्ट हो जाए तो फिर आपने करना ही होता है सेल्फ को डीसेलेक्ट करोगे, दोबारा वाउचर को प्रिंट करोगे, सिंपल रेगुलर की फीस आ जाएगी। तो याद रखिएगा ये चीज अपने जहन में रखिएगा, वो तमाम बच्चे सिर्फ रेगुलर पे अप्लाई करेंगे, उन्हें सिर्फ रेगुलर की फील्ड बढ़नी है, रेगुलर को सीट को कैटेगरी को फॉर्म में फिल करना है। अदरवाइज जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस भी अप्लाई कर रहे होंगे उन्हें सेल्फ भी डालना होगा। तो ये होता है सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आफ्टर डिस्कसिंग दी सीट डिस्ट्रीब्यूशन, हमने सीट डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा बहुत डिटेल के अंदर समझ लिया। अब मूव करेंगे मेरिट के हवाले से, मगर उस मेरिट के ऊपर जाने से पहले कि भाई NET में कितना मेरिट होता है, क्या होता है, मैं आपको जस्ट एक लास्ट 3 इयर्स की प्रोग्रेस दिखाना चाहता हूं कि बेटा देखो वो तमाम स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं ना कि किसी मशहूर कोचिंग सेंटर में जाने के बाद ही वो अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, तो याद रखिएगा बेटा ये कोचिंग वाले सिर्फ और सिर्फ धोखा है, ये नजर का धोखा होते हैं। मैं उसके पीछे आपको चंद बातें बता देता हूं कि बेटा देखो एक चीज जहन में रखिएगा, बहुत से बच्चों के जहनों में ख्याल होता है कि वो 60,000 रुपए अपने माँ बाप के जाया करेंगे, किसी कोचिंग सेंटर के अंदर जाएंगे, तभी उनका एडमिशन नस्ट के अंदर या फास्ट के अंदर या NET के अंदर होगा। बेटा पिछले 4 साल कबल जब मैंने अपना यूट्यूब भी स्टार्ट किया था, मेरे उसके पीछे लॉजिक यही थी कि भाई मैं इस डायलेमिया को ब्रेक करूं कि आपके पास अगर पैसे नहीं है या आप अगर किसी मशहूर कोचिंग में नहीं पढ़ेंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता। तो पिछले 3 सालों से मैं इस चेन को ब्रेक कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की 90% यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरे शागिर्द इन तमाम महंगे तरीन इंस्टीट्यूट से ज्यादा बैठे हुए हैं, थ्रू दी हेल्प ऑफ माई यूट्यूब चैनल, थ्रू दी हेल्प ऑफ माई ECAT MDCAT बैजेस, कि आज 90% से ज्यादा स्टूडेंट जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं मेरे शागिर्द होते हैं। किस तरीके से ये बात मैं कह रहा हूं कि आपको मैं एक प्रोग्रेस दिखाता हूं कि बेटा देखो 2021 के अंदर मेरे मोर देन 758 स्टूडेंट्स का NET में एडमिशन हुआ था, 2022 के अंदर मेरे मोर देन 821 स्टूडेंट्स से ज्यादा का NET में एडमिशन हुआ था, और लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ 40+ पोजीशंस मेरे स्टूडेंट्स ने स्कोर
करी थी, बल्कि लास्ट के 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर भी टॉप पोजीशन मेरे शागिर्दों की थी। मैं उनकी शक्लें भी अभी आपको दिखाता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट ईयर मोर देन 976 स्टूडेंट्स डिफरेंट फील्ड्स के अंदर मेरे स्टूडेंट्स गए थे। ये नंबर मैं क्यों कोट कर रहा हूँ, जरा बात समझिएगा। अक्सर माँ-बाप ये समझते हैं कि भाई अगर वो अपने बच्चे को किसी कोचिंग के बाद भेजेंगे ना फिजिकल कोचिंग के अंदर, तभी शायद उनका बच्चा जाके तालीम हासिल करेगा। बेटा मैंने बड़ा अरसा जो है ना, एक बड़े महँगे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया। आज भी मेरे पास एक बड़े अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से बहुत अच्छी ब्लैंक चेक्स की ऑफर होती है कि सर आप हमारे पास आके पढ़ाएँ। बट द इश्यू इज़ दैट मैं अपने ब्रांड पे वर्किंग कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने यूट्यूब के ऊपर वर्किंग कर रहा होता हूँ। तो बेटा इस पिक्चर को दिखाने का मेन मकसद 2 हैं। इस पिक्चर को दिखाने के 2 मकासद ये हैं कि भाई वो तमाम बेचारे वालिदैन जो भूले-भटके वालिदैन होते हैं, जिनको इतनी समझ नहीं होती है, वो तमाम मासूम से बच्चे, जिनको आइडिया नहीं होता, वो बच्चे समझते हैं कि अगर किसी महँगे कोचिंग में नहीं पढ़ा तो शायद हमारा एडमिशन ही नहीं होगा, या फिर शायद हमें तो कोई मुँह ही नहीं लगाएगा, या हम तो टेस्ट ही क्लियर नहीं कर सकते। तो बेटा ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, जितने भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं, ये इनकी तरफ से प्रोपेगेंडा होता है कि अगर आप इन कोचिंग में जाओगे तभी आप शायद एडमिशन ले सकते हो। ये बात ज़हन में रखिएगा कि मेरी जो तमाम स्ट्रगल थी, मेरी जो तमाम मकासद थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर थे कि भाई आप अपने घर पे बैठ के भी तालीम हासिल कर सकते हो। मैं हमेशा अपने शागिर्दों से एक बात कहता हूँ कि बेटा देखो मैंने यूट्यूब के ऊपर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। आप तालीम हासिल करना चाहते हो, मेरे यूट्यूब के ऊपर ईकेट, एमडीकेट की प्लेलिस्ट मौजूद है मैथ्स की। आप वहाँ से आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हो। कहने का मकसद ये है कि भाई आपको किसी कोचिंग सेंटर जाने की नीड नहीं है। आप अगर किसी कोचिंग सेंटर को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप स्टिल नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, आईबीए के अंदर एनईटी में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप इन नंबर्स को देखो तो दीज़ नंबर्स विल वेरीफाई कि हाउ आई एम चेंजिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। कि बेटा वो सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर लोग ये समझते हैं कि भाई एक कोचिंग सेंटर को अगर नहीं लिया तो शायद हमारा बच्चा कहीं क्लियर ही नहीं हो सकता। बेटा ये गलत कॉन्सेप्ट है। इन कोचिंग वालों की अजादारी कायम हुई हुई है। इन कोचिंग वालों का एक प्रोपेगेंडा होता है कि हमारे पास अगर तालीम हासिल करोगे तभी ये तुम सिर्फ किसी जगह पे कामयाब हो सकोगे। या पर्टिकुलरली मैं आपको एक एक अजीब सी बात बताऊंगा कि बेटा इन कोचिंग वालों के अंदर जो एक क्लास की टाइमिंग होती है ना, एक दिन में 12-12 घंटे की क्लास होती है। मैंने भी इन इंस्टीट्यूट्स में बहुत पढ़ा है, इसलिए मुझे आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि ये कोचिंग वाले करते क्या हैं। कि भाई आपकी जब अभी ए लेवल्स और इंटरमीडिएट एंड हो जाएंगे ना, तो आपकी 12 घंटे की क्लास लगाई हुई होगी। सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, और बहुत से केसेस में सुबह 9 से लेके रात 9 बजे तक की क्लास होगी। अब आप अकल से सोचो, अगर आप सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक किसी कोचिंग में बैठे हुए हो, सिर्फ क्लास ही कंडक्ट कर रहे हो, खुद कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो बेटा आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपका टेस्ट फेल होगा। तो भाई आपकी जो कोचिंग के 60,000 रुपए जो आपने भरे थे ना एक बैच के, वो किसी काम के नहीं है, वो किसी चीज के नहीं है। तो भाई एप्टीट्यूड की तैयारी करने के लिए कोचिंग से ज्यादा आपकी विल पावर, आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी सेल्फ गाइडेंस, आपकी पर्टिकुलरली प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। तो अगर आप किसी कोचिंग के ऊपर बहुत पैसे लगा रहे हो या कोचिंग के ऊपर बहुत टाइम दे रहे हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका टेस्ट क्लियर होगा। क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि टोटली डिफरेंट होता है आपके इंटर और ए लेवल से। ये चीज जहन में रखिएगा। किसी कोचिंग से पढ़ लेना ना की गारंटी नहीं होता कि आपका टेस्ट क्लियर होगा। टेस्ट तब क्लियर होगा जब आपको टाइम मैनेजमेंट आती होगी। टेस्ट तब तब क्लियर होगा जब आपको शॉर्टकट्स आते होंगे। टेस्ट तब क्लियर होगा जब आपको आपको पता होगा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। और ये चीज 99% कोचिंग में नहीं पढ़ाई जा रही होती। तो भाई ये तमाम शॉर्टकट्स मैंने यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं, आप वहां से भी कवर कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा मेरा एक ओवरव्यू था कि भाई 3 इयर्स के अंदर मेरे स्टूडेंट्स कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं। एंड यू कैन वेरीफाई दीस नंबर्स बाय योरसेल्फ एज़ वेल। एनईडी एडमिशन सेल्स के नाम से जितने फेसबुक पे ग्रुप बैठे हुए हैं ना, आप वहां पे किसी भी ग्रुप पे जाके पोस्ट कर दीजिएगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनईडी, और आपको जवाब मिल जाएगा कि एनईडी के अंदर तैयारी करने के लिए क्या तरीकेकार होता है और क्यों किसी कोचिंग सेंटर पे नहीं जाना चाहिए। जो बच्चे कोचिंग से पढ़ के बैठे हुए होंगे ना, वो भी मेरे पास ही बाद में आके पढ़ते हैं। 99% बच्चा जो कोचिंग में भी बैठा हुआ होता है ना, वो बाद में आके मुझे मैसेज करके बता रहा होता है, सर मैंने अपने माँ बाप के प्रेशर के ऊपर आके 70,000 60,000 रुपए माँ बाप के जाया करवा दिए, और आप किसी कोचिंग में बैठा हुआ हूं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके यूट्यूब से बैठ के पढ़ रहा हूँ, या आपके ई कैट एमडी कैट बैचेस जिसकी बहुत कम फीस होती है पूरे साल की, उसी में आके बैठा हुआ हूँ। तो भाई अगर तुम मेरे बैच में नहीं भी आते ना, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, तो वहां से भी कवर कर सकते हो। बस बैच के अंदर फायदा ये होता है कि भाई तमाम सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ाए जाते हैं। फिजिक्स भी होती है, मैथ्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, कंप्यूटर भी होती है, इंग्लिश भी होती है। तो वही चीज जो एक कोचिंग सेंटर 70,000 60,000 रुपए में दे रहा होता है एक बच्चे के ऊपर, मैं नॉर्मली 6,000 7,000 रुपए में ले रहा होता हूँ। मगर उसके अंदर भी देर आर नंबर ऑफ अदर ऑप्शन एज वेल। कहने का मकसद ये है कि आपको अगर इन नंबर्स को वेरीफाई करना है, आप सिंपल फेसबुक के किसी भी ग्रुप पे जाइएगा और जाके पूछ लीजिएगा कि सर हाशिम के कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, या फिर सर हाशिम पर्टिकुलरली किस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, या फिर कि एनईडी की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप ये क्वेश्चन भी कहीं पे लिखोगे तो आपको बहुत डिटेल में बच्चे गाइड कर देंगे कि किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने की नीड क्यों नहीं है, कोचिंग वाले किस तरीके से आपको पैसे लूट रहे होंगे या किस तरीके से आपको जाया कर रहे होंगे। अच्छा, अब जरा मैं आपको बताता हूँ एनईडी की मेरिट लिस्ट क्या थी लास्ट ईयर की। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन था, सर क्या इस साल एनईडी का मेरिट क्राइटेरिया डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, क्या होगा। तो बेटा देखो एनईडी का मेरिट डिक्रीज नहीं होगा। उसके पीछे मैं रीजन आपको बता देता हूं कि बेटा पूरे पाकिस्तान में टोटल अगर आप ढंग की यूनिवर्सिटीज निकालोगे 9 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं आएंगी। नस निकाल लो, लम्स निकाल लो, आईबी निकाल लो, जीआईके निकाल लो, यूईटी निकाल लो, एनईडी निकाल लो, मेहरान निकाल लो,
प्याज निकाल लो, आईबीए निकाल लो, फास्ट निकाल लो, टोटल 9 यूनिवर्सिटी, ज्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं बनेंगी आपके हाथ में। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा 28 करोड़ की आबादी के शहर के अंदर जो है ना, 28 करोड़ की आबादी के मुल्क के अंदर टोटल 10 से 12 यूनिवर्सिटीज ढंग की यूनिवर्सिटीज हैं। और पूरे कराची के अंदर, पूरे कराची की जो 4 करोड़ की आबादी का शहर है, उसके पास सिर्फ एक ढंग की यूनिवर्सिटी है। तो बेटा हर साल कंपटीशन इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता, याद रखिएगा। हर साल पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता है, कम नहीं होता। तो 4 करोड़ की आबादी के अंदर अगर एक यूनिवर्सिटी है जिसके पास टोटल 2600 या 2500 सीट्स हैं, तो ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपकी परसेंटेज खराब हो बहुत ज्यादा, या फिर अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना करो। तो भाई ये लास्ट ईयर के कुछ स्टैट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मगर एक चीज मैं डिफाइन कर देता हूं, ये सिर्फ कराची बोर्ड के स्टैट्स हैं। अब आप बोलोगे सर बाकी बोर्ड्स के साथ क्यों जाती कर रहे हैं, बाकी बोर्ड्स के स्टैट्स क्यों नहीं है? तो बेटा अदर देन कराची बोर्ड्स की अगर आपने सीट्स देखी हो, तो अदर देन कराची बोर्ड्स की सीट सबसे कम होती हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सीट्स किस बोर्ड की हैं? कराची बोर्ड की हैं, 1500 के करीब। बाकी तमाम बोर्ड्स की सीट्स बहुत कम है। तो बेटा बाकी तमाम बोर्ड्स की सीट्स का जो है ना, मुझे ये डिस्क्रिमिनेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी तमाम बोर्ड्स के स्टैट्स बहुत सिंपल होते हैं कि अगर आपका मेरिट 80 प्लस होगा तो आपको कोई ढंग की फील्ड मिलेगी अदर बोर्ड्स में। अदर बोर्ड्स की बात बता रहा हूं, अगर आपका मेरिट 80 प्लस होगा तो कोई ढंग की फील्ड मिलेगी, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगी। मिनिमम मिनिमम जो आपको हैदराबाद बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड, ए लेवल्स, आ खान फेडरल के ऊपर कोई सीट ऑफर हो रही होती है, वो 70 टू 75 प्लस पे ऑफर होगी। इससे बिलो पे कोई फील्ड ऑफर नहीं होगी। यानी कि वो तमाम बच्चे जो हैदराबाद बोर्ड के हैं, वो तमाम बच्चे जो मीरपुर खास बोर्ड के, ए लेवल्स के हैं, फेडरल के हैं, या किसी भी और पाकिस्तान के बोर्ड के अदर देन कराची बोर्ड, अदर देन कराची बोर्ड, तो उनको एटलीस्ट कोशिश ये करनी है कि भैया हद मार के मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने, मैक्सिमम। बेटा मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं सर टेस्ट में मैक्सिमम कितने मार्क्स स्कोर करें? बेटा तुम 90 स्कोर कर सकते हो, 90 स्कोर करो, मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्सिमम। अच्छा, जो बच्चे मुझसे कहते हैं ना सर हमें कितने के ऊपर सीट मिलेगी, देखो आपको, आप अगर कराची बोर्ड के नहीं हो तो आपकी जो मेजॉरिटी सीट्स होंगी बेटा वो 80 से अबव पे खत्म हो रही होंगी, और आपको ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि 70 टू 75 प्लस के ऊपर आपकी सीट्स एंड हो रही हो। तो यानी कि आपकी जो मेरिट होना चाहिए वो 70 75 से अबव होना चाहिए, हर सूरत के अंदर कोशिश करो। और देखो ये मैं रेगुलर का बता रहा हूं, जाहिर सी बात है सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर पे कम होगा, नॉर्मल सी बात है, मगर ये चीज जहन में रखो कि अगर आप जितना अच्छा टेस्ट में स्कोर करोगे, जितना अच्छा आपका मेरिट बनेगा ना, तो सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर पे भी उसका फायदा होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ रेगुलर के ऊपर कंपटीशन होता है, बेटा ऐसा नहीं है। जो सेल्फ फाइनेंस है ना, जो सेल्फ फाइनेंस है, इस पे और स्पॉन्सर के ऊपर भी बेतहाशा कंपटीशन होता है। क्योंकि मैंने ये बात आपको पहले भी अभी बताई थी कि देखो सिर्फ आपके माँ बाप के पास 10 लाख रुपए नहीं है, आपके माँ बाप के पास सिर्फ 8 लाख रुपए नहीं है। बेटा इस शहर में 36,000 लोग ढूंढोगे ना, उनके माँ बाप पैसे लेके खड़े होंगे कि मेरे बच्चे को तालीम दे दो, मैं पैसा फेंकने को तैयार हूं, मैं पैसा जाया करने को तैयार हूं, मेरे बच्चे को तालीम बस दे दो। तो भाई सिर्फ आपके माँ बाप के पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो ये बात समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस शहर में हजारों ढूंढोगे, हजारों मिल जाएंगे जो अपने माँ बाप, जो बेचारे माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों की खातिर अपने पैसे लेके जो है ना देने को तैयार होते हैं कि यार मैं सेल्फ के स्पॉन्सर के पैसे भर देता हूँ, बस बच्चे का एडमिशन अच्छी फील्ड में हो जाए, बच्चे की ख्वाहिशों के आगे मजबूर होते हैं। तो यहाँ पे भी मेरिट बनता है, यहाँ पे भी टेस्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर करने हैं। खैर वापस आते हैं। अच्छा एक और चीज, सिमिलरली जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं कराची बोर्ड के, कराची बोर्ड की याद रखिएगा, चूंकि टोटल सीट्स कराची बोर्ड की बहुत कम है प्री मेडिकल के अंदर, प्री मेडिकल की बात कर रहा हूं, तो बेटा कराची बोर्ड के जो प्री मेडिकल के बच्चे होते हैं जो एमबीबीएस से भाग भाग के एनईडी का टेस्ट दे रहे होते हैं कि भाई एनईडी में एडमिशन ले लेंगे, तो याद रखिएगा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिसके पीछे आप एनईडी का टेस्ट दे रहे होते हो, वो प्री मेडिकल के ऊपर 80 अबव पे खत्म हो जाती है। क्योंकि बेटा सिर्फ आप टेस्ट देने नहीं आ रहे ना, तो एमबीबीएस से और लोग भी भाग रहे होते हैं। जो अच्छी परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं ना, वो बायोमेडिकल की फीस भर के बायोमेडिकल में सीट सिक्योर कर लेते हैं कि कल को अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो मैं इसको सेकंड ऑप्शन के तौर पे वो बायोमेडिकल की सीट्स 80 प्लस के ऊपर एंड हो जाती हैं, यानी कि 80 प्लस परसेंटेज के ऊपर। सिमिलरली जो भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स हैं, जो सीएस की फील्ड्स हैं प्री मेडिकल के बच्चे के लिए, वो तमाम की तमाम फील्ड्स भी मेरा बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से 80 प्लस के ऊपर ही क्लोज हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 5 फील्ड्स हैं कंप्यूटर की प्री मेडिकल के बच्चे के लिए, तो वो भी 80 प्लस पे क्लोज हो जाती है। अच्छा बेटा दोबारा से एक बात रिपीट कर देता हूँ कि भाई देखो ये लास्ट ईयर के स्टेट्स आ रहे हैं, परसेंटेज गिरने के चांसेस कम है कि अगेन अब बच्चा बोलेगा सर परसेंटेज रिजल्ट तो खराब आया है। तो बेटा आप लोग कोविड वाली आवाम थी, आप लोगों को असल में जो है ना आदत लग गई थी कुछ ज्यादा ही अच्छी परसेंटेजेस की, तो नॉर्मली हर साल फर्स्ट ईयर का इंटर बोर्ड का यही रिजल्ट आता है, तो इतना कोई परसेंटेज गिरेगी नहीं। अगर गिरेगी भी तो हद मार के एक आध परसेंटेज गिर रही होगी। तो अपनी आसानी के लिए, अपने जहन में बिठाने के लिए आप इस चीज को पर्टिकुलरली जहन में रखो कि देखो लास्ट ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो क्लोज हुई थी ना 86.86 पे हुई थी, ये मेरिट स्कोर है। मेरिट स्कोर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर इंटर और टेस्ट के मार्क्स दोनों इंक्रीज हुए हैं। बेटा ये पूरा बैठ के मैंने बनाया हुआ है, जिन दूसरे लोगों ने चलाया भी तो मेरे ही छाप के चलाया था, सही है ना, क्योंकि मेरा एनईडी एडमिशन सेल का सबसे बड़ा ग्रुप मौजूद है फेसबुक के ऊपर
भी जाके आप देखिएगा, एनईडी एडमिशन सेल का सबसे बड़ा ग्रुप मौजूद होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हर किस्म की गाइडेंस मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, एनईडीएंस फास्ट के, नस्ट के, वो दे रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। खैर लास्ट ईयर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी 86 पे हुई थी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 83 पे हुई थी, जो बीसीआईटी टेक्नोलॉजी है वो 84 पे हुई थी, डेटा साइंसेज 83 पे हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 83 पे हुई थी, साइबर सिक्योरिटी 83.2 पे। अब जरा गौर से देखो इस चीज को, बेटा ये जुमला समझ में आ रहा है क्या है ये? यानी कि देखो परसेंटेज एक ही है, मगर पॉइंट्स के डिफरेंस के ऊपर ये तीन बेहतरीन फील्ड्स निकल गई थी। याद रखिएगा कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो बेटा देखो सिर्फ 1% के ऊपर ना, 1% के भी पॉइंट्स के ऊपर तीन फील्ड्स एंड हुई थी, डेटा साइंसेज, आर्टिफिशियल, साइबर सिक्योरिटी। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करना ना, आप किसी काम के नहीं हो। तो याद रखिएगा कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है एनईडी के अंदर, क्योंकि एनईडी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। बेटा फास्ट से ज्यादा कंपटीशन होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फास्ट में तो अमीर बच्चा जा सकता है, मगर बेचारा जो नॉर्मल बच्चा है, मुतवस्सित तबके का बच्चा है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, इट इज एनईडी यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। तो उसके लिए आपके पास 1% के ऊपर तीन तीन फील्ड्स क्लोज हो रही है। इसका मतलब जानते हो क्या है? कि 20-20 बच्चा 1% पे बैठा हुआ होगा। एक एक नंबर तुम्हारा कीमती है टेस्ट का। तो बेटा अगर टेस्ट की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी, तो अल्लाह का वास्ता टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो। मेरा न्यू एप्टीट्यूड बैच अभी स्टार्ट हो रहा है। मैं आपसे प्रॉपर्ली कहूंगा बेटा, अपने माँ बाप के पैसों को किसी महंगे कोचिंग सेंटर में जाया करने की जरूरत नहीं है। 60,000 रुपए की फीस देके अपने माँ बाप के पैसे जाया ना करो। मैंने सब कुछ यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, नहीं तो आप मेरे ऑनलाइन बैच में आ सकते हो। इस बैच में फिजिक्स भी शामिल है, मैथ्स भी शामिल है, केमिस्ट्री भी शामिल है, कंप्यूटर भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है, लॉजिकल रीजनिंग भी शामिल है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी टॉट लाइव, ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी टॉट लाइव। और रीसेंट ईयर्स के अंदर मेरे स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा पोजीशन थी एनईडी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। रीसेंट ईयर्स के अंदर मेरे शागिर्दों ने बेतहाशा पोजीशन ली थी एनईडी के अंदर, एंड दे वर एबल टू स्कोर कंसेक्यूटिव 3 फर्स्ट पोजीशंस। यानी कि 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, वो तमाम बच्चे जो कराची के मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली प्राउड कि मैंने उन बच्चों को ये बावर करवाया कि यार देखो तुम किसी महंगे कोचिंग में जाके सिर्फ एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं कर सकते, आप आराम से घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ के भी एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हो। आप आराम से घर पे बैठ के भी पोजीशन ले सकते हो। जो लोगों ने एक डायलेमिया बनाया हुआ था ना कि यार अगर मेरे कोचिंग से पढ़ोगे तभी अच्छी पोजीशन आएगी, या मेरे कोचिंग से पढ़ के ही नस्ट में, एनईडी में, फास्ट में, आईबी में पोजीशन आती है, तो आई एम रियली प्राउड कि मैंने उस डायलेमिया को तोड़ा। मैंने इस चार्म को तोड़ा, वो जो एक बैड चार्म था कि यार अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से पढ़ के पोजीशन ले सकते हो, मैंने उसको ब्रेक करा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, और मेरे जो बैच स्टूडेंट्स थे उनकी भी कंसेक्यूटिव पोजीशंस थी। तो दैट्स द रीजन आई एम ऑलवेज टेलिंग स्टूडेंट्स कि यार देखो, किसी भी अपने माँ बाप के पैसों को जाया ना करो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सब कुछ बहुत मिनिमल कॉस्ट पे अवेलेबल है। बस 60-70 हजार रुपए के कोचिंग के पीछे जाके अपना टाइम बर्बाद मत करो बेटा, वहां पे पढ़ाई नहीं होती, वहां पे पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। खैर वापस आते हैं, ये देखो मैकेनिकल किस पे क्लोज हुई थी, इलेक्ट्रिकल किस पे क्लोज हुई थी, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग किस पे क्लोज हुई थी। अच्छा एक चीज अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या 76% वाले की सॉफ्टवेयर मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है मेरा बेटा। माई सिंपल आंसर इज डेट, अगर आपकी इंटर बोर्ड के अंदर या आपकी ए लेवल्स के अंदर 75+ परसेंटेज है, तो याद रखिएगा आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी भी मिल सकती है। एवरीथिंग विल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। आप टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करोगे ना, असल चीज ये है। अगर आप टेस्ट के अंदर 80+ मार्क्स स्कोर कर लो, 90+ स्कोर कर लो, बेटा मेरे स्टूडेंट्स की कंसेक्यूटिव 90+ मार्क्स भी आते हैं। सो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो 90+ मार्क्स। इफ यू आर जस्ट स्टडिंग फ्रॉम मी, यू कैन इजीली स्कोर 90+ मार्क्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। तो भैया अगर आप टेस्ट में 90+ मार्क्स स्कोर करोगे, आपको आराम से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाएगी। और मुझे इसी बात पे फखर है कि यार पहले जो बच्चे सिर्फ कोचिंग सेंटर्स में जाने वाले बच्चे होते थे ना, वही अच्छा स्कोर कर पाते थे। अब मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी है। अब आप इजीली कोई भी बच्चा कहीं से भी तालीम हासिल कर सकता है, देखो हर एक को एडमिशन मिल सकता है अगर आप तरीके से बैठ के तैयारी करोगे। तो मैंने यहाँ पे तमाम की तमाम देखो फील्ड्स को लिखा हुआ है, आप यहाँ इसको पढ़ सकते हो कि कौन सी फील्ड कितने पे क्लोज हुई थी, कौन सी फील्ड किस पे क्लोज हुई थी, आप सबको इसको पढ़ सकते हो। मैंने ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है। ये मेरिट स्कोर है, अगेन ध्यान में रखिएगा, दिस इज द मेरिट स्कोर। मेरिट स्कोर का मतलब क्या होता है? एंट्री टेस्ट के नंबर प्लस आपकी जो इंटर या ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी होगी, परसेंटेज होगी, उसके कॉम्बिनेशन। तो ये मेरिट स्कोर पे फील्ड्स आ रही हैं। अच्छा तो बेटा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पूरी की पूरी फाइल भी डाल दूंगा, आप इसको आराम से बैठ के देख लीजिएगा। इसके अंदर देखिए सिविल इंजीनियरिंग इन थर कैंपस, इसका जो स्कोर होता है कम होता है, क्योंकि ये एनईडी का एक कैंपस है जो थर के अंदर वाकई है। तो थर का जो कैंपस है ना मेरा बेटा, वहां पे कम बच्चे जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंटीरियर साइड के ऊपर वो हालात को लेकर जरा अनसर्टेन होते हैं। तो बहरहाल कंप्यूटर साइंस थर कैंपस के अंदर 59 के ऊपर है, और थर कैंपस के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट से 57 था। अच्छा एक और चीज, एनईडी के कराची में भी 3 कैंपसेस हैं। एक एनईडी का मेन कैंपस है जो सबसे बड़ा कैंपस है, इसकी पिक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाई थी, वो मेन कैंपस कहलाता है एनईडी का। सही है ना? एनईडी का एक और कैंपस है जो सदर के अंदर वाकई है, ये एनईडी का ओल्ड कैंपस कहलाता है, और इस जगह पे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है और डेवलपमेंट स्टडीज का जो क्लासेस होती हैं वो यहाँ पे होती हैं, ये सदर कैंपस में होती हैं। वाइल एनईडी की जो बायोमेडिकल की क्लासेस होती हैं ना, बायोमेडिकल कैंपस एनईडी का अलग कैंपस है, ये एलईजे कैंपस कहलाता है, और ये आगा खान यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है, जो आपके पास ये
KSBL बना हुआ है, कराची स्कूल फॉर बिजनेस एंड लीडरशिप, उसके बिल्कुल बराबर के अंदर है एनईडी का एलईजे कैंपस। तभी ये बेसिकली एलईजे फाउंडेशन ने एनईडी को गिफ्ट किया था, तो उसके ऊपर वहां पे बायोमेडिकल की क्लासेस होती हैं। तो याद रखिएगा एनईडी के टोटल 3 कैंपसेस हैं। एनईडी का एक मेन कैंपस है जो कि आपके पास मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है, सबसे बड़ा कैंपस है। तमाम फील्ड्स तकरीबन वहीं पे हैं। मगर आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट स्टडीज जो एनईडी का ओल्ड कैंपस था, जो कि 1980 तक एनईडी का कैंपस था, जहां से एनईडी की बुनियाद पड़ी थी, जो एनईडी स्टार्ट हुआ था, जो डीजे साइंस कॉलेज की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है, वो कहलाता है एनईडी का ओल्ड कैंपस, सदर कैंपस। वहां पे आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट स्टडीज है। वाइल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का नया डिपार्टमेंट मेन कैंपस में तामीर हो रहा है, अभी बना नहीं है, हो सकता है 2025-26 तक बन जाएगा, तो फिर बायोमेडिकल भी एनईडी के मेन कैंपस में आ जाएगी। फिलहाल जो बायोमेडिकल की क्लासेस होती हैं और बायोमेडिकल का जो कैंपस है वो इटसेल्फ एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है। वहां पे जिम्नाजियम, वहां पे कैफेटेरिया वगैरह सब अवेलेबल है। वो बायोमेडिकल कैंपस एलईजे कैंपस के अंदर है। एलईजे कैंपस कहां पे? आगा खान यूनिवर्सिटी के सामने है। बाकी तमाम फील्ड्स मेन कैंपस में होती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बोले सर मैं तो मेन कैंपस का शौक रखता हूँ, ये रखता हूँ, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, फील्ड मैटर करती है। अगर आपको फील्ड एक पसंद है, आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप लाजमी तौर पे उसमें जाओ। मैं हमेशा, मुझसे बच्चे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि सर क्या मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, आईएम का या बाकी फील्ड्स का, सीएस की फील्ड्स का स्कोप ज्यादा होता है, किस फील्ड का स्कोप होता है? तो ये चीज हमेशा अपने जहन में रखिएगा, दुनिया की हर इंजीनियरिंग फील्ड का स्कोप होता है। वो तमाम लोग जो आपसे कहते हैं ना कि इंजीनियर किसी काम के नहीं होते, इंजीनियर बेरोजगार होते हैं, वो इंतहाई बेकार किस्म की बात करते हैं। असल में उन्होंने अपने खानदान में किसी को पढ़ते हुए देखा नहीं होता, या उनके खानदान में जो इंजीनियर्स होते हैं ना, इकरा के ग्रेजुएट्स होंगे शायद, जिनको कहीं जॉब नहीं मिलती। अदरवाइज जो भी कोई ढंग का इंजीनियर होता है ना मेरा बेटा, उसको ढंग की जॉब भी मिलती है, वो ढंग की जगह पे तालीम भी हासिल करता है। अच्छा, एक और जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैं इसी वीडियो में इसको इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि स्कोप ऑफ द फील्ड्स क्या होता है। देखो, हमेशा याद रखिएगा, ऑल्दो ये स्कोप की बात बाद में आती है, पहला चीज तो आपकी ये होनी चाहिए, फिलहाल टेस्ट पे फोकस करना है, टेस्ट की तैयारी करनी है। अभी उसके ऊपर भी जा रहा हूँ, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट की प्रिपरेशन मेथड के ऊपर भी जाऊंगा। मगर सबसे पहले नंबर के ऊपर एक अक्सर क्वेश्चन बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हम स्कोप कैसे देखें, या सर वो स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख रुपए किस फील्ड में मिलेगी? तो बेटा, स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख रुपए आपको किसी फील्ड में नहीं मिलेगी। अगर आप सीएस के भी इंजीनियर हो ना, कंप्यूटर साइंस के भी ग्रेजुएट हो, आप नस से पढ़ लो, फास्ट से पढ़ लो, आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी 25,000 रुपए होगी अगर आपको काम नहीं आता। और अगर आप इकरा जैसी यूनिवर्सिटी से भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो, या सिविल इंजीनियरिंग करते हो, या कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड कंप्लीट करते हो, बहरिया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेते हो, मगर अगर आपको काम आता है, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका शौक था उस फील्ड में, तो यकीन मानो आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हो सकती है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी भी फील्ड को ये सोच के मत लीजिएगा कि इसके अंदर स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, क्योंकि मेरा बेटा आप जिस मुल्क में रहते हो ना, इस मुल्क के अंदर सैलरीज कभी भी ये लोगों को देख के नहीं दी जाती हैं। याद रखिएगा, अगर आपके पास काम आता होगा, आपके पास नॉलेज होगी, आपको स्टार्टिंग सैलरी अच्छी मिलेगी। अदरवाइज आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी नॉर्मल इंजीनियर्स की तरह होगी, जो नॉर्मली 30,000, 40,000 रुपए होती है। भाई, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर स्टार्टिंग सैलरीज हर फील्ड की यही होती है, अनलेस एंड अनटिल आपको काम ना आता हो। बेटा, मैं ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी जानता हूं जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख प्लस होगी। मैं ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर्स को भी जानता हूं जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 भी नहीं होती, 9,000 रुपए, 10,000 रुपए पे काम कर रहे होते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या कंप्यूटर इंजीनियर इतनी कम सैलरी पे काम करता है? तो बेटा बिल्कुल काम करता है, अगर उसको काम नहीं आता होगा ना। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के 4 साल लड़कों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, फजूल चीजों के ऊपर, प्रेम गलियों के अंदर, बेकार किस्म की हरकतों में गुजारोगे, तो बेटा आप डिजर्व नहीं करते कि आपको अच्छी सैलरी का अच्छा कुछ भी मिले। दूसरे नंबर के ऊपर बेटा, रिस्क का वादा अल्लाह की तरफ से होता है, रिस्क का वादा ऊपर वाले की तरफ से होता है, तो रिस्क इंसान के हाथ में नहीं होता। तो आपने क्या करना है, 4 साल मेहनत से पढ़ना है। अगर आप 4 साल तरीके से पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा स्कोप भी मिलेगा, अच्छी फील्ड भी के अंदर भी कल को जाओगे, तो कल को किसी भी जगह पे जाओगे, आपकी वाह वाह भी होगी, आपको नॉलेज भी होगी, आपका काम भी आता होगा। और अगर नहीं करोगे, तो बेटा फिर आपकी वैल्यू भी बिल्कुल एक इकरा के ग्रेजुएट जैसी होगी, या किसी भी बेकार यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट जैसी हो रही होगी। आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी मार्केट के अंदर। तो वो जो लोग कहते हैं ना कि इंजीनियर्स तो बेरोजगार होते हैं, तो बेटा वो इसीलिए कहते हैं कि भैया, अगर तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है। तुम एक पत्थर उठाओगे, 10 इंजीनियर आज के जमाने में निकल जाएंगे। भाई, तुम जिस मुल्क में रहते हो, वहां पे सर सैयद भी इंजीनियरिंग करवाता है, वहां पे जेबिस भी करवाता है, वहां पे एनईडी भी करवाता है, वहां पे मेहरान भी करवाता है, वहां पे इंटीरियर सिंध में कायदे अवाम भी करवाता है, वहां पे यूईटी भी करवाता है, यूईटी लाहौर भी है, यूईटी टेक्सला भी है, प्याज भी है, तुम्हारे पास आईएसटी भी है, तुम्हारे पास एयर यूनिवर्सिटी भी है, तुम्हारे पास कॉमसेट्स भी है, तुम्हारे पास लम्स भी है, तुम्हारे पास आईबीए भी है, तुम्हारे पास फास्ट भी है, तुम्हारे पास नस्ट के डिफरेंट कैंपसेस आ रहे हैं, नस्ट का कराची कैंपस आ रहे हैं, तो बेतहाशा यूनिवर्सिटीज हैं। तुम एक पत्थर उठाओगे, 10 इंजीनियर निकल जाएंगे। तो भैया, अगर तुम्हें जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए तुम्हें पहले मेहनत से पढ़ना है। तो याद रखिएगा, स्कोप कैसे पता चलेगा? देखो, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, तो जाहिर सी बात है, जो हाई डिमांडिंग फील्ड है, या अगर जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो, लेट सपोज अगर आपको लगता है कि यार आप कंप्यूटर के ऊपर बैठने वाले इंसान हो, आप कंप्यूटर में अपना इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो, तो भाई उसका आसान तरीका ये है कि आप यूट्यूब से बैठ के कोई भी पाइथन का प्रोग्राम बनाना सीख लो। आप सिंपल नेट
के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सर्च कर लो, आप नेट पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को सर्च कर लो, आप नेट के ऊपर सप्लाई चेन को सर्च कर लो, आप नेट पे आर्किटेक्चर को सर्च कर लो, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ के आइडिया हो जाएगा कि यार ये मेरे मतलब की फील्ड है कि नहीं फील्ड है। तो ऐसे आपका इंटरेस्ट पैदा होता है किसी फील्ड के अंदर। मगर अगेन ये चीज बात की बात है, पहली चीज टेस्ट क्लियर करना है, टेस्ट पे फोकस करना है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि बेटा अभी फील्ड के बारे में छोड़ दो, अभी फील्ड बात की कहानी है। फील्ड के ऊपर मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो डिजाइन करूंगा, सिंस आई एम आल्सो सप्लाई चेन इंजीनियर, आई हैव वर्कड इन मल्टीपल सेक्टर्स एज वेल। तो मैं उसको अलग से डिस्कस कर लूंगा आपके साथ कि कौन सी फील्ड अच्छी है कौन सी नहीं है। मेरे शागिर्द हर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। तो भाई इन तमाम बातों को हमने डिस्कस कर लिया, तो हम लोग आगे मूव कर सकते हैं अब। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास अक्सर बच्चों का आता है, अगर मैं आगे मूव करूं, डेट विल बी, अच्छा ये जो मेरे पास पिक्चर आ रही है, by the way this was our high achievers. She is basically a 2022 position holder in NED. She is a 2023, इनका नाम जहरा बतूल है, ये मेरी 2022 की पोजीशन होल्डर थी, कराची के मुतवस्सित तबके से बिलोंग करती थी। अगेन जहरा, जहरा की कोई मतलब ऐसा कोई महंगे कोचिंग में नहीं पढ़ा था, नॉर्मल मुझसे पढ़ा था सिंपल तरीके से। ये 2023 की पोजीशन होल्डर है। फातिमा और अरीशा, इनका नाम है अरीशा, और ये समी शाकिर है, ये भी 2023 का मेरा फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। ये अब्दुल करीम बख्श अंसारी आ रहा है, एनईडी के राउंड वन में इसके 90 नंबर थे, राउंड टू के अंदर 96 नंबर थे, इजीली नंबर लेकर आया था। ये भी एक हाई अचीवर पोजीशन था। एनईडी के अंदर इस साल मेरी 40 प्लस पोजीशंस थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें से टॉप 3 पोजीशंस लास्ट के 3 कंसेक्यूटिव ईयर से मेरे पास हैं। इस स्टूडेंट का मैं नाम भूल गया, आई गेस उजैफा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनकी भी 95 प्लस नंबर्स थे या 90 प्लस नंबर्स थे। इनके भी आपके पास माशाल्लाह से जो है ना, ये ही इज आल्सो अ वेरी गुड गाय। ये भी मेरे ईकेट स्टूडेंट के थे, इनके भी जो है ना एनईडी के अंदर 90 प्लस स्कोर था, आई गेस 92 प्लस स्कोर था दोनों राउंड्स के अंदर। तो बेटा ये सारे के सारे मेरे ई कैट एमडी कैट बैच के स्टूडेंट्स थे। एनईडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 40 प्लस पोजीशन थी लास्ट ईयर, और उससे पहले 976 स्टूडेंट्स जो मेरे बैच के थे वो एनईडी के अंदर पहुंचे, एनईडी के अंदर उनका एडमिशन हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 4 कंसेक्यूटिव सालों से 3 कंसेक्यूटिव सालों से मेरी एनईडी के अंदर कंसेक्यूटिव पोजीशंस थी। इसके अलावा देखो, मैं एक बात हमेशा अपने शागिर्दों से कहता हूं कि बेटा देखो, मेरे ई कैट एमडी कैट बैच की खास बात ये होती है कि आपको कोई भी महंगा कोचिंग सेंटर वो तमाम चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकता जो मेरे एक इंस्टीट्यूट में आपको मिल रही होंगी या मेरी ऑनलाइन क्लासेस में मिल रही होंगी। पहले नंबर के ऊपर कि भाई कोई भी महंगा कोचिंग सेंटर, जो बेकार से बेकार कोचिंग सेंटर भी है ना, वो आपसे जो फीस लेगा ना एनईडी की प्रिपरेशन की या नस्ट की या फास्ट की, वो तकरीबन 60,000 रुपए लेगा। जो बेकार से बेकार कोचिंग सेंटर है वो 30 से 40 हजार रुपए लेगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड, इस सबके मुकाबले के अंदर एक तो फीस बहुत कम होती है, सेकंड नंबर के ऊपर पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी होती है, लाइव क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग होती है, हर वीकली टेस्ट होते हैं, आपके हर राउंड से पहले टेस्ट होते हैं, आपको हर चीज के बारे में, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या पैटर्न होगा, एक एक चीज के बारे में गाइड किया जा रहा होता है। तो बेटा इसीलिए मेरे एनईडी के अंदर इस दफा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए थे, 976 स्टूडेंट्स थे। बेटा मैं अब एनईडी जा नहीं सकता, मेरे इतने अलहमदुलिल्लाह स्टूडेंट्स होते हैं कि एनईडी के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में निकलूं ना, मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट मौजूद होता है। तो मोर देन 95% स्टूडेंट जो एनईडी में बैठे हैं वो मेरे शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अक्सर एनईडी वाले इनवाइट करते रहते हैं किसी ना किसी चीज के ऊपर। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे जाओगे तो यू विल फाइंड दी पोस्ट देयर, कि जहाँ पे मुझे डिफरेंट एनईडी की सोसाइटीज वगैरह और डिफरेंट एनईडी के डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह इनवाइट करते रहते हैं। एनईडी के बेतहाशा टीचर्स के बच्चे मुझसे पढ़ रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि एनईडी के अंदर एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही कहानी होती है। एक तो मेरा भी तालीमी इदारा था वो, जहाँ से मैंने तालीम हासिल करी, और फिर आज जब मैंने इतने सारे शागिर्दों को पहुंचाया, तो ऑब्वियसली एनईडी में बेतहाशा लोग जानते भी होते हैं। तो पॉइंट कहने का मकसद क्या है कि बेटा आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो, नस्ट की कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, तो बेटा आपको किसी महंगे कोचिंग सेंटर जाने की नीड नहीं है। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि आप किसी भी महंगे इंस्टीट्यूट में भी जाओगे ना, आपको उससे अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास मिलेगा, आपको उससे अच्छी डिटेल क्लासेस मेरे पास मिल रही होंगी, और आपको तमाम चीजें बहुत बेहतर तरीके अंदाज से मिलेंगी, जो कि किसी महंगे कोचिंग में नहीं मिलेंगी। महंगे कोचिंग में बेटा पढ़ाई नहीं होती, वहां पे और बहुत सारी फनकारियां होती हैं, मैंने एक बड़ा अरसा पढ़ाया है। अच्छा, अब वापस आते हैं जरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, कि सर हम एनईडी की तैयारी कैसे करें, सर वो किस तरीके से तैयारी करना स्टार्ट करें। देखो बेटा मैं आपको चंद बेसिक बातें बताऊंगा, दीज थिंग्स आर वेरी क्रूशल, कि देखो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मेरा बेटा मैं आपको सब्जेक्ट्स वगैरह पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हो तो आपकी फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, मैथ्स भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस के हो तो केमिस्ट्री नहीं होगा, कंप्यूटर होगा। प्री मेडिकल का जो बच्चा अप्लाई करता है एनईडी में, उसका मैथ्स नहीं होता, बायोलॉजी होता है। और जो कॉमर्स का बच्चा होता है तो जाहिर सी बात है उसके फिर अकाउंट्स होती है, स्टैट्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है और इंग्लिश होती है। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी है, देखो अगर आप में से कोई भी बच्चा एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा अगर आप मुझसे यूट्यूब से भी पढ़ लो ना, ऑल दो एनईडी के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है, मगर कोशिश करो कैलकुलेटर के बगैर मैथ सॉल्व करने की। मैंने कैलकुलेटर की शॉर्टकट्स के ऊपर भी प्लेलिस्ट पूरी डाली हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे मसला नहीं है बेटा कैलकुलेटर के ऊपर आपको पढ़ाने के ऊपर। मगर देखो अगर आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, जैसे एनईडी के अंदर, फास्ट के अंदर, दाऊद के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कोशिश करो कैलकुलेटर को इस्तेमाल ना करो, क्योंकि आपका एनईडी में तो कैलकुलेटर अलाउ होगा, मगर बाकी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़ लो तो मैंने हर जगह के ऊपर मैथ्स कैलकुलेटर के बगैर की पढ़ाई हुई है। और
मगर मैंने कैलकुलेटर के साथ की शॉर्टकट्स भी डाली हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हो। मगर कैलकुलेटर को ना इस्तेमाल करो तो बेहतर। मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, उसके पीछे रीजन ये होता है कि बेटा कैलकुलेटर आपको सिर्फ निकम्मा, निकट्टू और नल्ला बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा, क्योंकि बाकी तमाम यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर बैन है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया उसके बगैर ही आ रहा होगा। तो मैं आपको इन तमाम की तमाम पर्टिकुलर जो ये मेरे ई कैट एमडी कैट के बैजेस होते हैं, या मेरी जो यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल होंगी, आप उसको भी जाके अगर देखोगे तो मैंने उन तमाम वीडियोस में कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स करवाई हुई है, और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स होती हैं। बेटा एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद योर इंटरमीडिएट और ओ लेवल्स। अक्सर बच्चे कंसीडर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर जो हमारा सिलेबस आएगा वो न्यू बुक से आएगा, ओल्ड बुक से आएगा? बेटा रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड का कोई ताल्लुक नहीं होता आपकी न्यू बुक से या ओल्ड बुक से। उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ। बेटा एप्टीट्यूड के अंदर तमाम बोर्ड्स के टॉपिक होते हैं, इसमें ए लेवल्स के टॉपिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ओ लेवल्स के भी होते हैं, इसमें पंजाब बोर्ड भी होता है, सिंध बोर्ड भी होता है, केपी के बोर्ड भी होता है, कश्मीर बोर्ड भी होता है। तो भैया वो टॉपिक जो आज सिंध बोर्ड में मौजूद है वो पहले पंजाब बोर्ड में मौजूद था। अब फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, लेट सपोज फर्स्ट ईयर की मैथ्स की किताब से अब सेट्स का टॉपिक इन्वॉल्व नहीं है, सेट्स हटा दिया गया था, तो आपको क्या लगता है कि एप्टीट्यूड में सेट्स नहीं आएगा? बेटा गलत सोचते हो आप। तो भैया एप्टीट्यूड में तमाम बोर्ड्स का टॉपिक आते हैं, तो इसीलिए एप्टीट्यूड का ताल्लुक आपके इंटर से नहीं होता। एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत तरीके से करना जरूरी है, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में अब टेस्ट के नंबर बड़े मैटर करते हैं, तो टेस्ट को आपने बहुत सीरियसली लेना है। आपके पास अभी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो कोशिश करो मंडे से लेकर जो फ्राइडे का टाइम है अपने इंटर को, अपने ए लेवल्स को दो। मुझे पता है जो ए लेवल्स के बच्चे उनकी मई जून की सीरीज आने वाली है, जो इंटरमीडिएट का बच्चा है उसके भी मई के एंड में पेपर होंगे, सही है ना? तो आपने करना क्या, हफ्ते में 2 दिन सिर्फ दे दो, सैटरडे संडे। जो मेरा एप्टीट्यूड बैच होता है उसमें भी क्लासेस सैटरडे संडे फ्राइडे होती है, ताकि वो तमाम बच्चा जो इंटर में बैठा हुआ है, ए लेवल्स में बैठा हुआ है, उसकी आसानी हो। वो सिंपल तरीके से हफ्ते के 5 दिन अपने इंटर, अपने ए लेवल्स को दे, सिर्फ 2 दिन अपने पर्टिकुलरली एप्टीट्यूड को दे। तो एप्टीट्यूड की तैयारी 2 दिन करो। अगर आप खुद से भी तैयारी करो यूट्यूब से, तो बेटा यूट्यूब के ऊपर सिर्फ 2 दिन को दो, सैटरडे संडे। बाकी दिन अपने इंटरमीडिएट ए लेवल्स को फिलहाल दो, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर देखो, मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है ई कैट की, एनईडी की, यानी कि ई कैट वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है, मैथ्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में तकरीबन 126 वीडियोस होंगी। वो कंप्लीट कोर्स कंटेंट मैंने डाला हुआ है, कंप्लीट एप्टीट्यूड ई कैट का कोर्स कंटेंट डाला हुआ है। एनईडी के अंदर आप पोजीशन ले लोगे, आप उसे फॉलो कर लोगे। पोजीशन ले लोगे, मैं पहले कह रहा हूं, आपको किसी महंगे कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो बच्चे समझते हैं ना किसी कोचिंग में जाएंगे तभी एडमिशन मिलेगा, बेटा कोचिंग में जाके ही बच्चा फेल होता है, याद रखिएगा। कोचिंग में क्योंकि और फनकारियां बहुत होती हैं बेकार किस्म की। तो भैया कहने का मकसद क्या है, मेरी जो मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, वो ई कैट मैथ्स वाली, उसमें तकरीबन 126 वीडियोस होंगी। वो कंप्लीट ई कैट का कोर्स कंटेंट है तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए। आप अगर एनईडी में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा आप एनईडी में पोजीशन ले लोगे, सही है ना? इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर फिजिक्स बाय बिलाल जाएगा, आप चैनल के ऊपर जाओ, वहां पे उन्होंने कंप्लीट प्लेलिस्ट डाली हुई अपनी फिजिक्स की। केमिस्ट्री में इसी तरीके से टीचर्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश के अंदर बड़े मशहूर टीचर है डेयर सर, आप उनको फॉलो अप कर सकते हो। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर एक और चीज, बेटा एनईडी का जो टेस्ट होता है कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। कंप्यूटराइज टेस्ट का मतलब है कि कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट देना होता है आपको। अब कंप्यूटर पे टेस्ट कैसे होता है उसकी मैं एक अलग सी वीडियो बाद में डिफाइन कर दूंगा, मगर फिलहाल के लिए चीज जहन में रखिएगा, एनईडी के जितने भी पुराने पास पेपर थे सारे इनवैलिड हैं, यानी कि वो सारे के सारे बेकार हो गए। आपको बहुत से लोग जो है ना डिफरेंट पास पेपर्स की किताबें बेच रहे होंगे कि भाई ये पास पेपर्स की किताब ले लो, ऑथेंटिक पेपर है। बेटा वो बेकार किताब है, उस किताब को मैंने लिखा था 2019 के अंदर, सही है ना? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, सारे पास पेपर्स बेकार हैं। अगर आप ऑथेंटिक पास पेपर्स चाहते हो ना, तो बेटा ये ऑथेंटिक पास पेपर्स वो होंगे कि जिस बच्चे ने जब 2021 में, 22 में, 23 में जाके पेपर दिया था, और पेपर देने के बाद वापस आके मुझे अपना पेपर डिक्टेट करवाया था, बताया था कि सर मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आए थे, तो मैंने उन तमाम क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक ड्राइव में डाला हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं वो पीडीएफ फाइल आपसे शेयर करूं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, आपको आपकी पीडीएफ फाइल में शेयर कर दूंगा, सही है ना? कंप्लीट पीडीएफ फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें 2020 के, 21 के, 22 के, 23 के तमाम पेपर्स पड़े हुए हैं। तो आप उन पेपर से तैयारी करोगे। 2020 से पहले के जितने भी पेपर्स थे बेटा वो सारे इनवैलिड हैं, बेकार पेपर है, उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि 2020 से ऑनवर्ड एनईडी का कंप्यूटराइज टेस्ट आया था। तो बेसिकली कंप्यूटराइज टेस्ट में होता क्या है कि एनईडी के सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो उन हजारों क्वेश्चंस को बच्चे ने जब क्वेश्चंस को जाके पेपर दिया था, पेपर देने के बाद आके मुझे उन क्वेश्चंस को बताया था, तो मैंने उनको सॉल्यूशन भी बना के रखे हुए हैं, और मेरी यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है एनईडी कंप्यूटराइज टेस्ट सॉल्यूशन के नाम से। उसमें मैंने उन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाया हुआ है। तो आप अगर उन सॉल्यूशन वीडियोस को भी देख लोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर हो जाएंगे, और आपके टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स वैसे गेन हो जाएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जितने भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के पेपर्स हैं, मैंने वो सारे भी कंपाइल करके पीडीएफ के फॉर्म में रखे हुए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर देखो, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एनईटी के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, उनको बहुत तरीके से ध्यान दो। सर फिजिक्स बाय बिलाल जिया का चैनल है, फिजिक्स के मंजन के नाम से, उसके ऊपर एनईटी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से फॉलो अप करो, फिजिक्स की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स का पोर्शन मॉडरेट आता है, ज्यादा भी आ जाता है, कम भी आ जाता है। देखो कंप्यूटराइज टेस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, अक्सर टीचर्स को ये बात नहीं पता होती, उन्होंने पता होता पढ़ाने का, वो खाली कुछ टीचर्स जो होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ ऐसी
उनको बेसिक चीजों का आइडिया नहीं होता गाइडेंस का। तो देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, एनईटी का जो सॉफ्टवेयर है ना वो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है। मेरा बेटा उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जब कोई भी बंदा जाके बैठेगा ना, तो वो सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी के हर सेक्शन के 25 एमसीक्यूज फेंकता है, क्योंकि एनईटी में 4 सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन 25 नंबर का होता है, 25 एमसीक्यू हर सेक्शन से आते हैं। तो बेटा वो जो कंप्यूटर होता है ना, वो अपनी मर्जी के 25 एमसीक्यूज किसी भी सब्जेक्ट के आपको दे रहा होगा। तो ये चीज अपने जहन में रखिएगा कि भैया ये जो लोग आपसे कहते हैं ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल ज्यादा कर लो, केमिस्ट्री के कम कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर कहीं से भी पेपर आ सकता है। तो बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेपर के अंदर 25 में से 15 न्यूमेरिकल आ जाएंगे केमिस्ट्री के, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेपर में डायरेक्टली सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि कंप्यूटराइज टेस्ट है, तो कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो रैंडमली क्वेश्चंस को असाइन करता है। तो आपने तैयारी हर जगह से पूरी कंप्लीट करनी है, आपने कोई चीज भी चॉइस पे नहीं छोड़नी। पहले तो जमाने में ये होता था कि बच्चे सेट्स के टॉपिक को, फंक्शंस को चॉइस पे छोड़ देते थे कि सर मुश्किल टॉपिक है चॉइस पे छोड़ दिया, पता ही हो सकता है कम वेटेज है इसका, नहीं आ रहा होगा। बट बेटा अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कंप्यूटराइज टेस्ट है यानी का, जब कंप्यूटराइज टेस्ट है यानी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा सॉफ्टवेयर कहीं से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो आपने तैयारी खुदारा कंप्लीट करनी है, बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अच्छा, इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश ग्रामेटिकल होती है सेम होती है, आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश की कर रहे हो सेम, एनईटी की कर रहे हो सेम तैयारी होगी। कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन आएगा, ग्रामेटिकल एरर्स का क्वेश्चन आ जाएंगे। सिंस आई एम आल्सो एन आईबीए ड्रॉप आउट, तो आई कैन गाइड यू इन दैट पर्टिकुलर वे एज वेल। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटा कंप्यूटर इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स प्रपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये बेसिक जंपल सेंटेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, सारा आ रहा होता है। बाकी मैथ्स के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरी ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसमें कंप्लीट एप्टीट्यूड का कोर्स कंटेंट मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। अदरवाइज आप मेरे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, बैच के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ाए जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टॉट लाइव। मेरे डाउट टीचर्स होते हैं बच्चों के क्वेरीज को सॉल्व करवाने के लिए। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि बेटा आपको पर्टिकुलरली तमाम के तमाम मैं टेस्टों के बारे में गाइड भी कर रहा होता हूँ, बच्चे मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं, तो इंडिविजुअल अटेंशन भी मिल रही होती है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर लास्ट में मैंने एक बात यहाँ पे जो लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि कैलकुलेटर तो एनईडी में अलाउ होता है मगर वो किसी यूज के ऊपर नहीं है। क्योंकि देखो एनईडी के अंदर बहुत दफा जो टीचर्स होते हैं वो कैलकुलेटर छीन भी लेते हैं। ऐसी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी आ रही होती है कि कैलकुलेटर अलाउ तो है, मगर किसी लैब में क्या हो जाएगा, छीन लिया जाएगा, क्योंकि मल्टीपल लैब्स के अंदर होते हैं। तो बेटा मेरे जैसे जो टीचर होते हैं ना, वो कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होने देते। तो बहुत सारी लैब्स के अंदर कैलकुलेटर को स्नैच भी कर लिया जाता है। ऑल्दो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, बहुत सारी जगहों पर अलाउ होता है, कुछ जगहों के ऊपर छीना भी आ सकता है। इसीलिए मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि बेटा कैलकुलेटर को इस्तेमाल तो कर रहे हो, मगर ये चीज जहन में रखो कि आपको कैलकुलेटर के बगैर भी मैथ्स आती हो। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो बेटा लास्ट ईयर 2023 के अंदर मेरी 40 से ज्यादा एनईटी के अंदर पोजीशंस थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के लास्ट ईयर मेरी 40 प्लस पोजीशंस थी एनईटी के अंदर। उनमें से चंद लोगों के मैंने नाम लिखे हुए हैं। नबी जमशेद, ही वाज वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट, जिसकी राउंड 1 में 82 नंबर्स थे, राउंड 2 के अंदर इनके 91 नंबर्स थे, यानी कि 40 प्लस मेरी पोजीशंस थी एनईटी के अंदर। किसी भी इंस्टीट्यूट की इससे ज्यादा पोजीशंस नहीं हो सकती हैं। रिदा कासमी उनमें से एक थी। आयशा मंसूर मेरे पास आ रही है, आयशा मंसूर भी 90 प्लस स्कोर किया था। जैनब की राउंड 1 में देखो 76 नंबर थे, राउंड 2 में 92 नंबर्स थे। अगेन यू कैन जस्ट वेरीफाई ऑल दी स्टेट्स। मेरे फेसबुक पेज पे जाइएगा मैथमेटिक्स पे हाशिम ज़िया के ऊपर, वहां पे तमाम स्टेट्स आपको मिल जाएंगे, इन सबके रिव्यूज मिल जाएंगे। नहीं तो फेसबुक ग्रुप एनईटी एडमिशन सेल, वहां पे जाके वेरीफाई कर सकते हो, नहीं तो मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी पे आके वेरीफाई कर सकते हो। सो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर 40 प्लस पोजीशंस थी एनईटी के अंदर। और ये 40 प्लस पोजीशंस उन तमाम बच्चों की थी जो ईकेट एमडीकेट बैचेस के अंदर थे। और अच्छा, मैं इसमें यूट्यूब के स्कोर को काउंट नहीं कर रहा, यूट्यूब के जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो मेरे ईकेट एमडीकेट बैचेस के अंदर थे। लेट मी क्लैरिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग। सेकंड नंबर के ऊपर मेरे प्यारे शागिर्दों में एक चीज हमेशा बच्चों से कहता हूं कि देखो बेटा, मेरा मेन मकसद ये है कि मैं उस डायलेमिया को ब्रेक करूं। वो डायलेमिया, वो गलत कॉन्सेप्ट जो पेरेंट्स के जहन के अंदर है, बच्चों के जहन में है कि अगर मैं किसी महंगे मशहूर कोचिंग सेंटर जाऊंगा तभी कामयाबी हासिल करूंगा। बेटा वो महंगा कोचिंग सेंटर में जाने के बाद भी जो है ना 12-12 घंटे की जो है ना क्लासेस लगाई हुई होती हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है। 6-6 घंटे की क्लास लगाई हुई होती है, एक क्लास 4 घंटे की वहां पे होती है, 3 घंटे की क्लास होती है, सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक क्लास लगाई हुई होंगी। तो बेटा घर पे आके आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग में अगर एडमिशन लोगे तो इस चीज को हमेशा जहन में रखो, अपनी कैलकुलेशंस किया करो कि भाई आपका दिन के 2 घंटे तो जाने आने में निकल रहे हैं, 1.5 घंटा 1 घंटा तो जाने आने में निकल रहा है, उसके बाद अगर 6 घंटे की या 12 घंटे की आपकी क्लासेस लगी हुई हैं, तो आपको सोचो घर पे आके आप टाइम क्या दोगे अपने आप को। ऑन दी अदर हैंड एप्टीट्यूड इज समथिंग जिसमें प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है। तो अल्लाह का वास्ता है बेटा, अगर आप मुझसे बेशक ना पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, मगर घर पे बैठ के तरीके से तैयारी करो, आराम से बैठ के यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है, वहां से तैयारी कर लो। इधर अगर ईकेट एमडीकेट बैचेस के अंदर आ रहे हो तो बेटा इसके अंदर आपको ज्यादा टाइम मिलेगा अपनी स्टडी से फोकस करने का। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके तालीम हासिल करोगे
करोगे तो उसका नुकसान ये होता है कि आपका मैक्सिमम टाइम उस इंस्टीट्यूट के अंदर कम्यूट करने में निकल जाएगा, जाने आने में निकल जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस करने का आपके पास टाइम मैक्सिमम टाइम अवेलेबल ही नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हो, उनके रिजल्ट्स को हमेशा कंपेयर किया करो। एक बहुत मशहूर कोचिंग सेंटर है जो पाकिस्तान का है, माशाल्लाह से, उनका नाम नहीं लेता मैं, मगर वो फरमाते हैं कि भाई हमारी जो है ना एनईडी के अंदर 20 पोजीशंस आ रही हैं, तो बेटा उनसे हमेशा जो है उनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही पूछा करो कि उनके एनईडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आते हैं। सिमिलरली देखो, ये मेरे और स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अलीशा अलीशा वाज द फर्स्ट पोजीशन होल्डर लास्ट ईयर। ये गैप ईयर की स्टूडेंट थी माशाल्लाह से, और इनकी फर्स्ट पोजीशन थी एनईडी के अंदर। इनकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाता हूँ। समी शाकिर, वन ऑफ माय फेवरेट गाय, इसकी अगेन एनईडी के अंदर फर्स्ट पोजीशन थी लास्ट ईयर 2023 के अंदर। दो बच्चों की फर्स्ट पोजीशन थी, एक अलीशा मंसूरी और एक मोहम्मद समी की। अब्दुल करीम बख्श अंसारी, वेरी नाइस गाय। ताहिर अली, ये भी बड़ा अच्छा बच्चा था, इसकी भी माशाल्लाह से जो है ना 90 प्लस मार्क्स, तो 40 प्लस पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्दों की। दे स्कोर्ड मोर देन 40 प्लस की 40 प्लस पोजीशंस थी। देखो, अगर मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है बेटा। ये 40 प्लस पोजीशन उन बच्चों की थी जिन्होंने कोई 60,000 70,000 रुपए अपने माँ बाप के जाया नहीं करे थे। ये वो बच्चे थे जिन्होंने मेहनत से तालीम हासिल करी थी। ये वो बच्चे थे जो कि कराची के मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते थे, एक नॉर्मल तबके से मेजॉरिटी बच्चा बिलोंग करता था। तो ये चीज, दैट्स द प्राउड मोमेंट फॉर मी कि यार मतलब वो बच्चा, कि आज से पहले एक अमीर बच्चा खाली एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोचिंग माफियाज की जो फीस है 60-70 हजार रुपए होती है। तो भाई आज से पहले जो एक नॉर्मल बच्चा था वो 60-70 हजार रुपए देता था तो वो यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर पाता था या यूनिवर्सिटी की तैयारी कर पाता था। वाइल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस डायलेमिया को ब्रेक किया कि भाई आप में से सबसे कम कीमत के ऊपर भी तालीम हासिल की जा सकती है और उसके ऊपर बेहतरीन रिजल्ट भी आ सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज और, जितने भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप कहीं पे भी एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो ना, मैं हमेशा शागिर्दों से एक बात कहता हूं कि बेटा उन तमाम इंस्टीट्यूट्स का एक रिकॉर्ड चेक किया करो। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करना चाहते भी हो ना, उनसे कहा करो आप अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा मशहूर कोचिंग है, उसकी 10 से ज्यादा कराची के अंदर ब्रांचेस हैं, वो फरमाता है कि भाई हमारी एनआईटी में 20 पोजीशंस हैं। उनसे जाके पहले पूछो कि तुम्हारे पास टोटल लोग कितने अपेयर हुए थे। वो आपको ये कभी नंबर नहीं बताएगा। वो बोलेगा कि भाई हमारे जो है ना 846 या 871 स्टूडेंट्स ने एनईडी का टेस्ट क्लियर करा, मगर दे विल नेवर टेल यू कि उनके पास टोटल कितने बच्चे अपेयर हुए थे, उनके पास टोटल कितने बच्चे एनरोल्ड हुए थे। अगर उनके 6 कैंपसेस के अंदर 10,000 बच्चा अपेयर हुआ था, 10,000 बच्चा एनरोल्ड हुआ था, जिनमें से सिर्फ 800 बच्चों ने टेस्ट क्लियर करा है, तो मेरा बेटा उस इंस्टीट्यूट को चाहिए कि अपने इंस्टीट्यूट को ताला लगाए। दिस इज बेसिकली द हाई अचीवर पार्टी जो मैंने अरेंज करी थी अपने शागिर्दों की, जो ईकेट एमडीकेट बैचेस थी। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 40 प्लस मेरी एनईडी के अंदर पोजीशंस थी लास्ट ईयर के अंदर। ये तमाम के तमाम मेरे शागिर्द थे, इनमें बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। इन सब की मोर देन 70% की 90 प्लस नंबर्स थे। तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, उनमें से 976 स्टूडेंट्स का एनईडी के अंदर एडमिशन हुआ था। आई हैव ऑलरेडी शेयर दी स्टैट्स विद यू गाइस। और ये तमाम मेरी पोजीशन होल्डर्स किड्स आ रहे हैं, सही है ना। इसमें ऑब्वियसली कुछ एमडी कैट के बच्चे भी होंगे और मेजॉरिटी ई कैट के हैं। ये मेरी पूरी टीम है। इसमें ऑब्वियसली सर बिलाल जी आ गए, सर साद वकार केमिस्ट्री के टीचर आ गए हमारे। देन हमारे पास एक कंप्यूटर के पर्सन आ गए। देन ये हमारे पर्टिकुलरली जो डाउट टीचर्स होती हैं वो आ गए। सर शाफे बायोलॉजी के हेड होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर भी हमारे इंग्लिश के टीचर नहीं है, वो भी हमारे पास कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इंग्लिश के टीचर हमारे पास मौजूद होते हैं, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं मौजूद। बहरहाल ये मेरे लास्ट ईयर की पोजीशन होल्डर किड्स थे। समी शाकिर जिनकी लास्ट ईयर एनईडी के अंदर 2023 के अंदर पहली पोजीशन थी, वो है। आयशा मंसूर, इनके 90 प्लस स्कोर था एनईडी के टेस्ट के अंदर। अरीशा आ नहीं सकी थी अपनी तबीयत खराबी की वजह से, वो भी लास्ट ईयर 2023 की पोजीशन होल्डर थी। जहरा बतूल 2022 के एनईडी की पोजीशन होल्डर थी। ये ताहिर अली आ रहा है, ये भी 2023 के अंदर एनईडी का माशाल्लाह से 90 प्लस स्कोर था। अब्दुल करीम बख्श अंसारी आ रहा है। यार मैं इनका नाम भूल गया हूँ, बाद में अगर यार आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो परेशान मत होना बेटा, मैंने आपका नाम लेने से निकल गया। और ये पीछे जरा मैं खड़ा हूँ नॉर्मल सा है ना भाई। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट सेट्स आ रहे थे, तो ये मेरे तमाम शागिर्दों की पिक्चर्स वगैरह एंड सो ऑन। समी शाकिर की, जहरा बतूल की, जुनैरा सईद आई गेस आ रही हैं एंड सो ऑन। सेकंड नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं एनईटी के आपको तमाम पास्ट पेपर शेयर करूं, तो मेरे पास तमाम पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। उनकी पीडीएफ फाइल मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं। अदरवाइज आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो मैं आपको पीडीएफ फाइल इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और, कि मेरी एनईटी की कंप्यूटराइज्ड टेस्ट सॉल्यूशन की पूरी वीडियोस बनी हुई है। इसको तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक देख के अल्हम्दुलिल्लाह एनईटी में बैठे हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बेटा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 95% स्टूडेंट्स एनईटी के अंदर जो बैठे हुए मेरे शागिर्द हैं। तो ये कंप्यूटराइज्ड टेस्ट सॉल्यूशन की जो मेरी वीडियोस हैं बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम के तमाम जो एनईटी के कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन आए थे मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए हैं। जितने क्वेश्चन आए थे हजारों लाखों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए इन वीडियोस के अंदर। और हर साल मैं इसे अपडेट कर रहा होता हूँ, हर साल मैं इसमें और भी क्वेश्चन को ऐड कर रहा होता हूँ। तो आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व करोगे। ये प्लेलिस्ट बेतहाशा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। तो भाई मैथ्स की तैयारी, अगर मैथ्स में 100 और 100 नंबर लेने हैं, मैथ्स में अगर आपको कंप्लीट नंबर लेने हैं, तो दो स्टेप आपने करने हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर तो आपको मेरी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट वाली जो वीडियोस है, ईकेट मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसको कवर अप करना है। और दूसरे नंबर के ऊपर
आपने मेरी इन पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशन की वीडियोस को पूरा कवर अप करना है। अगर आप ये दो काम कर लोगे तो बेटा मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मैथ्स में फुल नंबर आएंगे, आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। बेटा आपका अगर कोई दोस्त किसी महंगे और मशहूर कोचिंग में बैठा हुआ होगा ना, वो वहां पे बैठने के बावजूद मेरे पास से जाके पढ़ा होगा, इतनी गारंटी भी मैं आपको दे देता हूं कि जब आप आगे भी बढ़ोगे ना आपको बात समझ में आएगी मेरी। सेकंड नंबर के ऊपर फेसबुक पे ग्रुप मौजूद है एनईटी एडमिशन सेल का, जिसके ऊपर आपको मैं मिल जाऊंगा एडमिन एजेंट। तो वहां पे उस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करो, हर किस्म की एनईटी रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं वहां पे शेयर हो रही होती हैं। उस ग्रुप के जितने मॉड्स होते हैं वो सारे मेरे शागिर्द ने, कोई फास्ट में बैठा हुआ है, कोई नस्ट में बैठा हुआ है, मेजोरिटी एनईटी में बैठे हुए हैं, तो दे आर ऑल गाइडिंग और फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहे होते हैं प्रॉपर्ली, टेस्ट वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो ले रहे होते हैं, सो ऑन। सही है ना। लास्ट में बस ये मेरे चंद बच्चे थे जिनको पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स, इनको मैं शील्ड्स वगैरह दे रहा था। मेरे पास काफी सारी और वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाइएगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। मेरा जो फेसबुक पेज है ना मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया, उस पर चले जाइएगा, आपको सारी की सारी मेरी ये पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगी, रिव्यूज मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर चीजें मिल जाएंगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भैया ये तमाम की तमाम गाइडेंस चीजें थी जो मैंने इस क्लास में आपको बताई। आई डोंट थिंक कि मैंने कोई चीज यहाँ पे मिस करी है। मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत डिटेल में बताई है कि कौन सा रिजल्ट काउंट होगा, क्या चीज होगी, क्या नहीं होगी। तो ये वीडियो एक बहुत डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने सारी बातों को डिस्कस किया। बाय द वे बड़ा खूबसूरत सा जो गार्डन है ना, डीन्स गार्डन है, यहाँ पे मैकेनिकल के डीन बैठते थे, यहाँ इलेक्ट्रिकल के डीन बैठते थे, यहाँ मेरे ख्याल में उसके बैठते थे सिविल के शायद बैठते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो खैर कहने का मकसद ये कि मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको तमाम बातें डिस्कस करके बताई हैं कि एनईडी के अंदर क्या एडमिशन प्रोसेस है, एनईडी का क्या तरीकेकार है, किस तरीके से एनईडी के अंदर सीट्स ऑफर होती हैं, किस तरह की सीट्स होती हैं, किस तरीके से एनईडी में अप्लाई किया जाता है, एनईडी के फॉर्म्स कब आएंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनईडी की तैयारी कैसे करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया न्यू ई कैट एमडी कैट बैच मेरे ऑल दो हर 2 महीने के बाद स्टार्ट हो रहे होते हैं, बट अभी जो रिसेंट बैच स्टार्ट हो रहा है वो 2 फेब से स्टार्ट हो रहा है। उसको रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकेकार क्या है, प्लस अगर आपको तमाम पास पेपर्स की पीडीएफ फाइल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बेटा मैं ऐसा नहीं करता किसी को अपने पास बुला के बोलूंगा भाई पैसे लेके पीडीएफ फाइल है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल है बेटा, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां पे भी आपको शेयर कर दूंगा। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। प्लस अगर आपको मजीद पिक्चर्स देखनी हो, प्लस रिव्यूज देखने हो, तो आप फेसबुक पेज है मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया, उस पर जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने सारी चीजें अपलोड करी हुई हैं। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो आप मुझसे लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू गाइड। अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन और मेरे जहन में भी आ गया, मैं गाइड कर देता हूँ। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर हम लोग अभी इंप्रूवमेंट के पेपर्स दे रहे हैं तो क्या हमारे इंप्रूवमेंट का रिजल्ट काउंट होगा या हमारा पुराना रिजल्ट काउंट होगा। और एक और क्वेश्चन कि सर हम लोग एडिशनल मैथ्स के अगर पेपर दे रहे हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं एनईटी की इंजीनियरिंग के अंदर। देखो इन दोनों बच्चों को मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि बेटा आपका भी अनसर्टेन होगा। उसके पीछे रीजन ये कि जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं उनका लास्ट जो रिजल्ट आया हुआ है सेकंड ईयर का यानी कि कंबाइंड इंटरमीडिएट का, वही काउंट हो रहा होगा फिलहाल, अनलेस एंड अनटिल उनके इंप्रूवमेंट का रिजल्ट एनईडी के एडमिशन क्लोज होने से पहले ना आ जाए। अब देखो अगर तो आपके इंप्रूवमेंट का रिजल्ट पहले जैसे नहीं आएगा, जो कि ऑब्वियसली सी बात है नहीं आ रहा होगा, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एक एप्लीकेशन लिख के एनईडी के एडमिन डिपार्टमेंट विजिट करके सबमिट करवा दो कि सर देखिए मेरी जो पहले परसेंटेज थी वो 70% थी, तभी मैं इंप्रूवमेंट दे रहा हूं और मेरा जो रिजल्ट है ना वो ये है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा रिजल्ट कम से कम 80 तो आएगा। तो मुझे अगर 80 के हिसाब से आप फील्ड दे दी जाए, बट ये मिलेगी नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ अनसर्टेन है। तो करना क्या है, आप एनईडी के एडमिन डिपार्टमेंट विजिट कर सकते हो और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई अगर तो मेरे इंप्रूवमेंट का रिजल्ट पहले आ जाएगा तो आप उसको काउंट कर लो, अदरवाइज मेरे इंप्रूवमेंट के रिजल्ट के ऊपर जो मेरी फील्ड मिलेगी आपको वही मिल रही होगी। सिमिलरली जो बच्चे भी एडिशनल मैथ्स का पेपर देंगे, जाहिर सी बात है मेरा बेटा आपका भी जो पुराना रिजल्ट होगा वही काउंट होगा, मगर आप लोग स्टिल प्री इंजीनियरिंग की फॉर्म के ऊपर प्री इंजीनियरिंग की सीट पे टेस्ट दे सकते हो। मगर अगेन मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो एडिशनल मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, जो अभी एडिशनल मैथ्स में अपने यानी कि ग्रुप चेंज कर रहे हैं, प्री मेडिकल से प्री इंजीनियरिंग में आना चाह रहे हैं, एडिशनल मैथ्स का पेपर देके, तो बेटा देखो जब तक एडिशनल मैथ्स का रिजल्ट नहीं आएगा आप तब तक प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कंसीडर नहीं होगे। तो इन केस अगर आप में से भी कोई बच्चा अप्लाई करना चाह रहा है तो आपका भी प्रोसीजर सेम है कि भाई एटलीस्ट आप पहले एडमिन डिपार्टमेंट विजिट कर लीजिएगा, जब फॉर्म लाइव हो जाए, जब फॉर्म आ जाए उसके बाद, और उनसे जाके ये बात कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिला था जो इंप्रूवमेंट के थे और जो एडिशनल मैथ्स वाले थे, क्योंकि उनका रिजल्ट ही नवंबर के एंड में जाके आया था, और एनईडी के सारे एडमिशन सितंबर के अंदर क्लोज हो जाएंगे। सितंबर में एडमिशंस क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो आपने जाके रिटर्न एप्लीकेशन देनी है कि भाई आप हमें जो है ना कि आप हमें कंडीशनल या तो एडमिशन दे दें कि भाई अगर मेरी इतनी परसेंटेज आ गई जितना मैंने आपसे वादा कर रहा हूं तब तो ठीक है, आप मेरा एडमिशन रहेगा, अदरवाइज मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिएगा। तो आप दोनों ने क्या काम करना है, जो बच्चे इंप्रूवमेंट वाले हैं या एडिशनल पेपर्स वाले हैं, कि आप सिंपल तरीके से एनईडी विजिट करके कंडीशनल बेसिस के ऊपर या तो आप एडमिशन लेने की कोशिश करोगे। ये काम आपको करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बच्चों ने किया था तो एक आध बच्चे का मेरे ख्याल सक्सेसफुल हुआ था केस, बाकी बच्चों का रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने। तो भाई कहने का मकसद ये कि इस डिटेल वीडियो के अंदर मैंने तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया, ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस किया। मेरे जहन में और कोई क्वेश्चन
क्वेश्चन आए तो उसको मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है मुझसे लाज़मी तौर पे लास्ट में पूछ लीजिएगा। जज़ाक अल्लाह। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।